अब इसके फादर से बात हो रही थी, यार आप लोग कुछ करो, मैं बता रहा हूँ ना। अब 5 मिनट में एक चीज पे बोलूंगा, उसके बाद फिर नर्सरी पे आएंगे। मुझे क्योंकि मुझे मुझे खुद इस चीज को लगता है ना कि लोग जिस दिन ये समझ जाएंगे ना, उस दिन आदमी का अपने आप उत्थान हो जाएगा। आप लोग सब मिल करके यहाँ बैठे हो, सबने अपने बैंक में सबके अकाउंट होंगे, सबने अब गूगल पे वगैरह सारे यूज करते हैं नॉर्मली। आजकल को तो ये पूछना ही नहीं है किसके अकाउंट नहीं है, सबके अकाउंट होंगे। कितना इंटरेस्ट देता है सर बैंक वाला आपको? 3.5 4, है ना, हार्डली 5 कोई कोई बैंक क्लेम करता है। आप उसमें कितने पैसे रखे रहते हो? लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, है ना, जैसी जिसकी हैसियत है। कभी आप उससे बोलते हो कि यार मेरे को साल भर में 1 लाख रुपया है तो 4,000 रुपया हुआ, है ना, 2 साल के बाद? लेकिन एग्रीकल्चर को बहुत कोसते हैं लोग कि एग्रीकल्चर नॉन प्रॉफिटेबल है, नॉन मतलब इसमें कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता। सीधे बोलते हैं एग्रीकल्चर मेहनत बहुत है, ये है वो है। मेरा 2-4 मिनट का इसमें जवाब है, क्योंकि ये सबसे पहला चीज, किसान के पास जाओगे ना तो सबसे पहला प्रश्न ये होगा। ऐसे तो बस का जो ऑनर होता है ना, वो भी यही बोलता है। जब बस के ऑनर से आप बात करोगे, बोले यार, ट्रक के ऑनर से बात करोगे, बोले कि अब तो कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस बिजनेस में, पहले तो बड़ा होता था, ऐसे होता था, वैसे होता था, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो बस बेचने वाली बातें हैं, ये है वो है। और हर 2 साल के बाद देखोगे कि एक नया ट्रक डाल दिया, वो करता है ना ये। तो ये बिजनेस की पॉलिसी अंबानी भी नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा। और ये एक छोटा जो आपको नर्सरी बेचने वाला जो है, जो बैठता है, अभी बैठा हुआ है यहाँ पे, आप जाओगे देखोगे हॉस्पिटल से थोड़ा सा सामने, है ना, छोटा सा टोकरी में लेकर के टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च सब कुछ रखे हुए हैं। वो भी नहीं बताएगा कि दिन भर में कितना कमाया। आपको लगता हो यार मोस्ट गरीब आदमी है ये, यही सोचते होंगे आप। मैं आपको ये बताऊं एग्रीकल्चर कितना प्रॉफिटेबल है। आप एक बीज लगाते हैं कनक का तो 40 दाने निकलते हैं एक सिट्टे से। एक बीज से 4-10 सिट्टे बनते हैं, अगर बढ़िया तरीके से उसकी देखभाल हो तो कल्ले निकलते हैं, कल्ले निकलते हैं ना। कल्ले निकलने के बाद वो 3 महीने में उसमें सिट्टे बन जाते हैं और 4 महीने में वो कट जाता है। तो एक बीज से आपको 400, 300, 400, 200, 300 बीज बन जाते हैं अगर बढ़िया क्वालिटी का हुआ। आप ये देखो ना, एक चीज 300 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है 3-4 महीने में। फिर भी हम बोलते हैं कि कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। हम अपनी मतलब गलतियों को इस पे डालते हैं। दूसरी चीज, आप एक क्रॉप ले लो, चपोला हमने मूली ले लिया, 40 दिन की क्रॉप है। मैंने आपको अभी भी बोल रहा हूँ 40 से 60 दिन के बाद उसको उखाड़ना ही पड़ता है, बेचना ही पड़ता है। सिंगल टाइम हार्वेस्टिंग में एक बार लगाया और एक ही दिन में उखाड़ के खत्म करते हैं। एक कनाल में शिमला मूली लगाने में आपको 1,000 रुपया खर्च है, टोटल खर्च, ट्रैक्टर ये वो सिंचाई विचाई लेबर सेबर ले करके। और एक कनाल से कम 15 से 20 क्विंटल मूली होता है, 10 से 12-15 क्विंटल तो होता ही होता है। अब 10-12-15 क्विंटल अगर मूली होता है तो आप क्या बताओ, आप क्या करोगे? आप 15 क्विंटल का दाम, 1 क्विंटल मूली 10 रुपये किलो भी बिकता है तो 1,000 रुपया, 15 क्विंटल मूली 15,000 रुपया। 3 महीने में 1,000 इन्वेस्टमेंट करके 15,000 रुपया आ रहा है। तब भी 3 महीना नहीं, 1.5 महीने में या 2 महीने रख लो आप, मैक्सिमम 60 दिन, तब भी आप एग्रीकल्चर को नॉन प्रॉफिटेबल मानते हैं। दुनिया का कोई भी आदमी इसको नहीं बोलता। इसमें क्या है ना, व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है, इसलिए इसको नॉन प्रॉफिटेबल। ये लगता है ना कपड़े गंदे करने, ये करने, हाथ लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये सब चीजें थोड़ा दिमाग से अगर आप निकालो तो इतना बड़ा रिटर्न दुनिया की कोई भी मार्केट नहीं दे सकती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर इतना प्रॉफिटेबल है। 300 टाइम एक साल में 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके 10 लाख रुपए आप कमा सकते हो। एग्रीकल्चर इज ए अपॉर्चुनिटी। जिस समय प्याज उखड़ता है, अभी प्याज उखड़ेगा ना, क्या रेट होगा? 10 रुपए किलो। और 3 महीने के बाद वो क्या होगा? 60, 70, 80 रुपए किलो। कितना टाइम बढ़ गया? 20 चौके 80, 4 से 5 गुना। अगर आप 5 महीना तक प्याज को स्टोर कर सकते हो, अगर आपने 10 क्विंटल प्याज बेचा 10,000 रुपए का, वो प्याज आपका बिचेगा 4 लाख रुपए का। तो ये तो आपके ऊपर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर बदनाम है प्रोडक्शन से नहीं, एग्रीकल्चर बदनाम है मार्केटिंग से। 90% हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को, जो रियल में एग्रीकल्चर करते हैं, छोटे मोटे किसान, उनको मार्केटिंग करना नहीं होता है। और जो मार्केटिंग करता है वैसा उनका फादर है, ही इज डूइंग नर्सरी प्रोडक्शन बिजनेस। अब 100 स्क्वायर मीटर, 250 स्क्वायर, मैं तो बोला आपको 100 स्क्वायर मीटर की पॉली हाउस, 7 मरले की जमीन से हम 3.5 लाख रुपए
गवर्नमेंट में कमाते हैं, जबकि तीनों सीजन में नर्सरी में लगाते थे हम। बट दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस। एग्रीकल्चर को इतना उसमें मत रखिए आप। अगर इसको ईमानदारी से किया जाए तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, किसी भी टर्म में आप रख लो आप। और मैं उसको प्रूफ करके बता दूंगा कि कैसे आपका, मैं तो मिनिमम लेके चलूंगा। आप लहसुन की बात कर रहे हो ना, अभी भी लहसुन उखड़ने वाला है ना। लहसुन का रेट क्या है? 150 रुपए किलो है मार्केट में। मंडी में अभी भी किसान को 70, 80, 100 रुपए किलो मिल रहा है, किसान को मिल रहा है। एक कनाल से 4 क्विंटल 5 क्विंटल लहसुन होता है। 1 क्विंटल का दाम अगर 100 रुपये मिल गया तो 10,000 रुपया, 50,000 रुपया एक कनाल से कौन सी क्रॉप देता है बताओ आप? कौन ऐसा चीज है जो आपको इतना टाइम मल्टीप्लाई कर देगा? तो मैं तो थोड़ा सा बात आप लोग को इसलिए बीच में जोड़ा कि आजकल एग्रीकल्चर को मिथ बना दिया लोगों ने। एक लाइन बनती है, कुछ बचता ही नहीं है जी। असली बचने वाला और कमाने वाला लोग, चूंकि हमें मार्केटिंग करनी नहीं आती है, किसान मर वही रहा है। किसान को एमएसपी चाहिए। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझते हैं? घर में क्या बोलते हैं खाना खाने के लिए? ले आओ जो भी बना है। बोलते कुछ नहीं बना है तो चल जो ही है बासी सासी ले आ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। फिर बोलते हैं तो है नहीं कुछ बचा हुआ, तो फिर चल कुछ तो दे दे, रूखा सूखा जो भी है। तो रूखा सूखा जो बोलते हैं दैट इज एमएसपी। एमएसपी का मतलब होगा रूखा सूखा, कि चल इतना तो दे ही दे। मिनिमम कहने को एमएसपी ऐसा लगता है पता नहीं तोप चला रहे। दिस इज जस्ट लाइक वी आर बेगिंग, भीख मांगने के बराबर है कि हमारी चीज की इतनी तो वैल्यू लगा दे भाई, इतनी तो लगा दे। ये कहने के लिए हम मजबूर हैं, इतनी तो लगा दे, ये सरकार से कह रहे हैं। दिस इज, जबकि हमें होना क्या चाहिए? हम इससे कम में नहीं बेचेंगे। वो है, मैं वो प्राइस मांगना चाहिए किसान को, सरकार से नहीं। वो अपने उपज का ये चीज प्रूफ करे कि मेरे को ये चाहिए। हम मिनिमम के चक्कर में पड़े हैं कि कम से कम इतना तो दे दो। तो ये जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना इंडिया में, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारे किसान की सोच है। हम एमएसपी की तरफ दौड़ते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो उसको मानता हूं एमएसपी जस्ट मांगना कि अपने चीज को कूड़े में फेंकना। आपको एप्पल ग्रोवर एमएसपी मांगते हैं ना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दो। क्यों मांगते हैं वो पता है आपको? क्यों मांगते हैं? कि उनका ड्रॉप आता है ना, ड्रॉप होता है ना, फ्रूट ड्रॉप सुने आप? जो जिसका जूस बनता है, जिसका वाइन बनता है, वो अच्छे फल का थोड़े आप एप्पल जूस पीते हो आप। तो वो जो ड्रॉप आता है, तो वो ड्रॉप तो कहीं फेंक देंगे, सड़ जाएगा वो। तो वो क्या कहते हैं कि उसको भी बोरी में भरो और इसको भी बेच। आप जो पहला फ्रूट खाते हो 1.5 रुपए दो आप ना, तो क्या खाते हो आप? तोड़े हुए फ्रूट थोड़े खाते हो आप तो ड्रॉप खाते हो। ड्रॉप होते हैं और उसको चमका चमका करके आपको उसी को ग्रेडिंग कर लेते हैं वो ठेले वाले भी, और फिर उसको बोलते हैं ये 70 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, जबकि उसको 10 रुपये पड़ा होगा वो रेट। तो दिस इज द थिंग, जो चीज किसान को करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, वो सेलर कर रहा है। आपको पता है कि ये जो मंडी है, मंडी में क्या बिजनेस चलता है? ये सब चीज, आप एग्रीकल्चरिस्ट हो ना, आपको ये चीजों का कान खुले होने रखने चाहिए। आपको दुनिया में हो क्या रहा है? ये आड़ती जो है ना, ये जलंधर से मंगा लेते हैं शिमला मिर्च 5 रुपए किलो, और यहाँ जो लोकल वाला बेचने आता है उसके साथ अपनी कंपटीशन कर देते हैं कि हमें तो 15 रुपए देना है तो दे। बेचारा वो क्या करेगा? यहाँ वाला किसान जिसने 50 रुपए किलो उम्मीद लगा करके बैठा हुआ था शिमला मिर्च चाहिए, वहां जलंधर में इतनी उपज हो गई, वहां से ले आया चुपचाप मंगा करके, रातों रात 2 बजे रात को ट्रक लग जाती। यहाँ की मंडी नहीं, सब जगह की मंडियों का हाल है। तो किसान को मारने वाला कोई नहीं है, आड़ती ही मारते हैं, और किसान को आज तक पता नहीं लगा। और किसान मरने के लिए यहाँ जाता है। जैसे बोलते हैं सवेरे बोले ना कि आप गाय बैल मुझे मार, दिस इज ए मंडी। मंडी इज नॉट ए प्लेस कि जहां पर आप खुलेआम कुछ भी बेच सकते हो। मंडी इज ए प्लेस बाउंड टू सेल। आपके पास सिर्फ एक चीज है कि आपको तुरंत पैसा मिलता है, दैट इज ओनली थिंग। ये किसान के दिमाग में पता नहीं क्या बैठा हुआ है। स्टोरेज की भी दिक्कत आ जाती है सर। स्टोरेज कौन स्टोरेज करता है? वो उनके पास स्टोरेज पड़ा हुआ है। तो आप क्यों उगाते हो ऐसा चीज जिसकी स्टोरेज आपके पास नहीं है? यही तो मैं बोल रहा हूं, यही तो समझना पड़ेगा। मैं बोल इतना देर से क्या रहा हूं, अब आपको स्टोरेज करना ही नहीं है। आपको गार्लिक का आता है, आप प्याज का स्टोरेज करना नहीं है आपको आता है, गोभी का करना नहीं आता, टमाटर का करना नहीं आता। आप क्यों ग्रो करते हो? आप मजबूर क्यों होते हो कि अपनी चीज उगाई और लेकर के कि बेच लो यार?
आपको किसने बोला था फूल गोभी उगाने, किसने बोला पालक उगाने के लिए? आप उनको मजबूर हो देने ना कि आपका पालक का रेट 500 रुपये किलो जाए। दिस इज द थिंग ना, टेक्निक ही बोलता हूं ना मैं। वो इतनी देर से जो बात कर रहा हूं दैट इज द स्टोरेज। मैं यही तो बात कर रहा हूं कि हम वो चीज ग्रो करें ना जिस हम गाय का दूध, आप सिंपल देख लो सर, आप सबने गाय पाल रखी होगी, बेचते भी होने। आपका गाय का दूध 60 रुपए 50 रुपए से ज्यादा नहीं जाता है, मुझे पता है सबके बारे में। 50 रुपए जाता है ना, और वो 50 रुपया आपके घर, चलो 50 मान लो आप, और आपके घर के आगे एक दुकान खुली होगी जो चाय बनाता होगा सुबह सुबह, हर जगह खुला हुआ है। यहां से लेके आप यहीं तक चले जाओ, हमारी यूनिवर्सिटी तक 5 चाय की दुकानें मिल जाएगी, जो सिंपल चाय की, जो दिन भर में 5 लीटर 10 लीटर दूध की खपत है, उसकी मार्केटिंग पता है आपके दूध की वैल्यू। 50 रुपए का दूध कितने कप चाय बनाता है पता है आपको उसका? कभी किया मार्केटिंग उसकी? आप चाय बनाने वाले सर करोड़पति बन गए, हम पीने में रह गए। वैल्यू एडिशन करता है वो आपकी 50 रुपए की चाय, 10 रुपए का 20 रुपए का चीनी और 10 रुपए का या 20 रुपए का आप चाय पत्ती, और उसकी वैल्यू बन जाता है 400-500 रुपया। आपके पास ताकत नहीं है, आप दूध से दही तो बनाने को राजी नहीं है, दूध से आप लस्सी बना, क्या बोलते हैं उसको, पनीर बनाने के राजी नहीं है। पनीर मार्केट से दूध खुद बना रहे हैं, पनीर बाजार से खा रहे हैं, मक्की का आटा और क्या बोलते हैं सोयाबीन का आटा खा रहे हैं आप कोई पनीर है वो? तो मेरा तो कहना ये है ना कि दिस इज द थिंग एग्रीकल्चर। जिस दिन किसान ये समझ जाएगा, अपनी चीज की वैल्यू ही नहीं समझ रहा है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है। वो क्यों मांग रहा है? वो मंडी में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आड़ती ने आवाज लगाई है 25 रुपए 25 रुपए 25 रुपए 25 रुपए 1 25 रुपए 2 25 रुपए 3 हो गया, बिक गया। किसान से तो पूछा ही नहीं कि भाई तेने कितने में बेचने हैं। एक बार अड़ जाए किसान की, मैं नहीं बेचूंगा। यहाँ सोलन की मंडी में जाओ, 150 रुपए किलो लहसुन बिका है, किसान को उसको 150 रुपए मिला, लेकिन 400 रुपए तक भी 500 रुपए किलो तक लहसुन गया था ना। कहाँ किसान को कितना? मैं तो बोलता हूं तो लहसुन उगाओ ना, आप अदरक उगाओ ना, जिसको आप 10 दिन 15 दिन 2 महीना 6 महीना 8 महीना तक अपने मन के अनुसार बेच सको। गंडियाली उगाओ, जिमीकंद उगाओ, पालक उगाओ ना, लिमिटेड लेकर के सारे ढेर पहुंच जाते हैं। दिस इज पंजाब क्यों एमएसपी के पीछे पड़ा हुआ है? हाथ से कुछ नहीं करना चाहते पंजाब, हरियाणा कुछ नहीं करना चाहता है। उनके पास सीड के लिए सीड ड्रिल है, फर्टिलाइजर के लिए फर्टी ड्रिल है, इरिगेशन के लिए मोटर लगे हुए हैं, बिजली कोई नहीं है, सारा सबमर्सिबल है। एक पंप दबाया स्प्रिंकलर चल पड़ता है, एक पंप दबाया सारे खेत को पानी लग जाता है। एक लेबर रखी है 50 एकड़ खेत को मैनेज कर रहा है, एक बार कंबाइन आया सारा हार्वेस्ट हो गया, दाने बोरी में चले गए। तो क्या करेगा वो अल्टीमेटली एमएसपी ही मांगेगा कि भाई इतना लगाया मैंने, इतना मेरे को दे दे प्राइस। और जो हमारा किसान दिन दिन भर खेतों में लगा हुआ है, उसके वेजिटेबल की प्राइस नहीं मिले, क्योंकि वो पेरिशेबल है, वो 15 दिन तक अपने घर में रख लेगा कनक को भी, तब भी उसको कुछ नहीं होगा। दिस इज द थिंग कि मार्केटिंग हमारी समझनी पड़ेगी, स्टोरेज। यही कारण पिछली गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आप डोंट थिंक कोई कांग्रेस या बीजेपी नहीं समझना, कि गवर्नमेंट ने इस चीज को अब दिमाग में लाना शुरू कर दिया है कि स्टोरेज बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण फार्मर का इनकम डबल नहीं हो रहा है। और फार्मर को भी समझना चाहिए कि मैं गोभी लेकर के 10 रुपए वाली मूली वो क्यों उगाऊं, हमको 50 रुपए वाली मूली उगानी है। इस समय मैं बोल बोल के थक जाऊंगा, मूली लगाओ 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 लगाओ, कितने लोग लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। इस समय इतनी पतली भी मूली होगी ना, वो भी 20 रुपए की होगी, तो करने वाला नहीं है ना सर। हम हाँ पैटर्न नहीं चेंज कीजिए आप ऑफ सीजन का मतलब नहीं है, मेरा कहना ये है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सारे फार्मर एक तरह के, लेकिन सोच आप अपनी रखो, आप मजबूर मत हो जाओ किसी चीज। जैसे मान लीजिए आप जब मूली लगा रहे हो तो आप चुकंदर लगा सकते हो, चुकंदर का स्टोरेज होता है, चुकंदर 6 महीने तक स्टोर कर दो। आप दूसरा गाजर लगाओ जो येलो कलर का होता है, जिसको यूरोपियन कैरेट कहते हैं, 6 महीना साल भर तक कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हो, उसको करो ना। आप लाखों टन उगा लो। आप ऐसे चीज मत लेके जाओ कि आपको देख करके वो मंडी वाला सोच ले कि ये तो अब लेके नहीं जाएगा, ये यहीं छोड़ के जाएगा, चाहे बेच के जाएगा। जानते हैं स्वान रिवर बेल्ट कल्टीवेशन ऊना में होती है, वहां क्या होता है, यही टेक्निक है। जब उनको लगा ना स्वां वालों का, जब उनका ट्रॉली से सब्जी नहीं उगता है, उनका ट्रकों से सब्जी निकलता है, 5-5 ट्रक एक आदमी का आजकल निकल रहा होगा। तो एक ट्रक भी नहीं भेजते सब्जी मंडी ऊना के, एक चला गया लाहौल,
एक चल जाएगा रात को स्पीति, एक शिमला, एक मंडी, एक कहाँ। जो सब्जी पालमपुर में सवेरे 4 बजे तक अपना अपना ट्रक रखे हुए हैं, छोटे छोटे वाले 407, और उससे बड़े वाले भी जो चल सकता है। और वो सब्जी वो, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सब्जी ले जा करके यही बेचते थे, हमसे 2 रुपये खरीदते हैं, वहां जाके 20 रुपये बेचते हैं। उन्होंने उस मार्जिन को खत्म। पैसा कमाने के लिए कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा भाई। आप फेंक के चीजें आओगे मंडी में तो क्या करोगे आप? हम तो ऐसे ऐसे डेयरी उत्पादक बना दिए हैं। उन्ना में मैं बताऊं, कभी जाना आपने देख करके? अभी जहां आपके उप मुख्यमंत्री का घर है, गांव है, मुकेश अग्निहोत्री का, हरौली, आप कभी जाना, वहां पर एक फार्मर है मेरा, आप नरेश करके के, कभी जाना। 2 गाय थी, तब मेरे साथ वो फार्मिंग में था, मेरे कांटेक्ट में। आज उसके पास 600 गाय होंगी। उस समय जब मैं छोड़ के आया था, लेकिन बढ़ा ही होगा, घटा नहीं होगा, ऐसे पोजीशन हो गया था। 300-400 के करीब तो भैंसे थी उसके पास, और 200-300 रुपए, मतलब पशुओं की बात कर रहा हूँ, 600 टोटल। उसमें से हर समय 1-2 हजार लीटर की, कितना कि 6000 लीटर, कितना बोला उसने, अभी मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, उतना डेली का मिल्क प्रोडक्शन था उसका। जानते हैं, वो दूध नहीं बेचता था। बाद में जब देखा कि मेरे दूध को हम थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट कर करके इसकी प्रोसेसिंग कर दें, इसका दही घी बना दें, और शुद्ध घी और शुद्ध खोया मिलने लगे, तो लोग प्रोसेसिंग करने लगे। वो कर बड़ी बड़ी मिल वो बना दी। आजकल तो इंडस्ट्री बन जाती है वो। आपका लवली स्वीट्स जो जलंधर वाला, वो क्या करता है? खुद की गाय, खुद की डेयरी, खुद का मक्खन, खुद का पनीर, खुद का छेना, खुद का सब कुछ। और देखिए करोड़ों अरबों कई सारे, पूरा लवली पूरा हिमाचल खरीदता है उसका। सारे के दुकान में आपको लवली स्वीट्स का डब्बा मिल जाएगा। तो मार्केटिंग तो सर स्किल है। फार्मर को प्रोडक्शन करना आ रहा है, हमसे प्रोडक्शन की टेक्निक पूछ रहा है, मार्केटिंग करने की टेक्निक कोई नहीं पूछ रहा, ना पूछ रहा है, ना वो लगा रहा है दिमाग। और ये यही कारण है कि हमारे इंडिया में स्मॉल कैटेगरी के जो फार्मर्स हैं, दे आर यूजुअली टू ग्रो, वही चीज ग्रो करते हैं जिसकी मार्केट में कोई रेट नहीं होता है। ऐसी कोई चीज नहीं ग्रो करते जिसका मार्केट में बहुत ज्यादा रेट हो। ये दिमाग लगाते ही नहीं है, इस चीज में दिमाग नहीं लगाते हैं। तो ये सिंपल सा चीज था, थोड़ा सा मैंने ऐड ऑन करना था मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब लोग ये कहते हैं कुछ नहीं बचता एग्रीकल्चर में। और मैं कहता हूं इससे ज्यादा, अरे इस पे तो पूरा देश खा रहा है। एक किसान का बीज से कंपनी वाली खा रही है, फर्टिलाइजर वाला खा रहा है, पेस्टिसाइड वाला, मंडी वाला, आड़ती, जितने बेरोजगार है, उसका सबसे पहला एक्सेप्टेबल पैसा है सब्जी बेचना, ठेला लेकर के। सबसे ज्यादा इनकम देने वाला वेजिटेबल डिपार्टमेंट है। सब्जी छोड़, फ्रूट छोड़ दो आप, सबसे ज्यादा स्किल जनरेशन करता है ये, सबसे ज्यादा। और हर घर की नीड है। कौन ध्यान देता है इसके बारे में? कोई नहीं पूछता उसको। ऊपर से ऊपर फिर होटल इंडस्ट्री, सारा होटल इंडस्ट्री इसी पे डिपेंडेंट है, सारा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इस पे डिपेंडेंट है, वेजिटेबल पे। ना मिले फ्रेश कोई पूछता नहीं है। सलाद के लिए मूली नहीं हो तो होटल बंद हो जाएंगे, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, चिलीज नहीं हो तो बंद हो जाएंगे, बट दे आर नॉट डूइंग। ठीक है सर, तो हम आते हैं फ्रूट प्लांट के नर्सरी के बारे में। ये मेरा, अभी मेरे को बाहर गया था, भी एक किसी ने ऐसा बात बोला तो मुझे थोड़ा लगा ये चीजें आजकल लोगों को थोड़ा सा दिमाग में डालना जरूरी है। तो ये चीजें ऐसा मत बोलो, ये इतनी बढ़िया रॉयल इंडस्ट्री है, इस पे तो लोग इनकम टैक्स को भी धोखा देते हैं। सुना होगा, लोग वीरभद्र सिंह को बोलते थे, या पता नहीं कौन कौन, ये एप्पल ऑर्चर्ड है और उससे इनकम दिखाते हैं 10 करोड़। कई लोगों के बारे में ऐसा बोलते हैं ना, जिसके एग्रीकल्चर ये मतलब इनकम दिखाने का सबसे बढ़िया जरिया एग्रीकल्चर है, जिसमें टैक्स फ्री है। सिंपल सी चीज है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, चलो जिसमें भी होता है। तो दिस इज ए टैक्स फ्री। करेंगे सर, कभी मौका मिलेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो यहाँ बैठे हैं, हमारे आसपास जो किसान होगा, उनको चुकंदर आप तोड़ करके 4 दिन में खराब हो जाएगा। हाँ, बताएंगे सर, कभी स्टोरेज वाली क्लास लगेगी सर। हम अच्छा एक चीज बताओ, आप ही की बात को लगते हैं, आपने जो बात बोली ना, प्राथमिकता के तौर पर हम कौन काम करते हैं? कुछ ना उसको प्राथमिकता कहाँ देते हैं? नौकरी भी दिल से थोड़े कोई करता है, लग तो जाए, उसके बाद देखो क्या होता है। जो आप प्राथमिकता, इंडिया में ये कटसी है कि हम प्राथमिकता तो तौर पे कुछ भी नहीं करते हैं, शादी भी नहीं करते हैं। लव मैरिज हो गया, बड़े प्यार से मिलना जुलना, दूर दार इधर भाग भाग भाग, लव मैरिज की बात करता हूँ।
मैरिज हो जाती है, उसके बाद जैसे ही मैरिज होता है तो पत्नी को सबसे ज्यादा ध्यान होता है कि मेरे को तो इसने पटा लिया, कहीं इसका ध्यान, अब तो मैं इसके हो गई हूँ, अब मेरा इसका अभी भी इसका नेचर वही तो नहीं, अभी किसी दूसरे, फिर उसका मोबाइल चेक करने लगेगा, इसलिए होता है ना। और जो टेक इट गारंटी वाला है, जो अरेंज्ड मैरिज होता है, जो माँ बाप करवाते हैं शादी, उसमें पत्नी मजबूर होती है कि मुझे बांध दिया गया है, तो मैंने अब चाहे इसका मोबाइल में कुछ करे चाहे बाहर कुछ करे, मैंने क्या करना। तो दिस इज द थिंग, हम कोई भी चीज दिल से नहीं करते हैं, बिजनेस भी नहीं करते, दिल से करने वाला एक ही आदमी अंबानी है। आप देख लो, उसको मोटापा से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नहीं लगता कि मैं सुंदर सा स्मार्ट कपड़ा डाल करके आऊं, लगता कभी? पूरा 700-800 करोड़ की बिल्डिंग में रहता है और 10 करोड़ मंथली तनख्वाह देने वाले लेबर के साथ, लेबर उसको सेवा में लगे होते हैं, लेकिन उसके शरीर से चर्बी नहीं गई, जी गई है। इट मीन्स आपको वो है डेडिकेशन, उसको बिजनेस दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। आपको पता तो लगना चाहिए ना उसके प्रति कि आपका डेडिकेशन क्या है। आप सब कुछ लेके चलते हो, मेरे में ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो, वो भी हो, वो डेडिकेशन नहीं है। हम ट्रक चला लेते हैं इसलिए हम कार चला लेंगे, हमारे यहाँ यही सिस्टम है। हम साइकिल चला लेते हैं इसीलिए जरूरत नहीं है मोटरसाइकिल का हमको लाइसेंस लेने की, हम चला लेंगे। ये हाँ हमारे यहाँ हम खेती कर लेते हैं, कनक उगा लेते हैं, इसलिए हमको किसान बोला जाए क्योंकि हम खेती कर लेते हैं। ये है हमारे यहाँ, हम प्रोफेशनल खेती करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने 5 किसान ढूंढते ढूंढते 15 मिनट लगा दिए, कोई नहीं बता पाया कि किसके यहाँ जाना है, क्या एग्रीकल्चर है, व्हाट इज वाई, क्यों कहें कि हम एग्रीकल्चर के कंट्री में रहते हैं, एग्रीकल्चर के देश में रहते हैं, जिले में रहते हैं। है ना शर्म की बात। आप उस समय तो बड़े आसानी से निकल गए, ढूंढना पड़ता है हमको इस बढ़िया फार्मर कौन है। आप क्यों नहीं, हम क्यों नहीं, हमारा घर क्यों नहीं, वही चीज है ना। कोई भी चीज हमारे में परफेक्शन नहीं है सर, हम वो हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी से जिंदगी को चला रहे हैं। आयुर्वेद नहीं तो होम्योपैथिक, नहीं तो एलोपैथिक, नहीं तो अल्टीमेटली योगा, नहीं तो फिर दौड़ना, नहीं तो फिर भगवान के शरण में शरणम गच्छामि, वहां पहुंच जाते हैं, बोलते भगवान बचा लो, बचना है तो बच गया, नहीं तो नहीं। ये सिंपल, हमारी फिलॉसफी सिंपल है। हमारा भरोसा भगवान पे नहीं है। हम चादर भी चढ़ाने गुरुद्वारे भी जाते हैं ना, हिंदू ही सबसे डरा हुआ जात है, सबसे डरा हुआ कौम हम हिंदू हैं, जो सबसे डरते हैं कि अगर गुरुद्वारे जाते समय हमने माथा पे वो नहीं रखा तो पता नहीं लोग क्या बोल देंगे, मस्जिद जाते समय हमने चादर नहीं चढ़ाई तो क्या बोल देंगे, मंदिर में गए बिना चप्पल के चले गए तो क्या बोलेंगे। कौन बोलता है भाई? कोई मुस्लिम हमारे हिंदुओं के, कोई मुस्लिम होगा तो बुरा नहीं मानना भाई, मैं वैसे बोल रहा हूँ। दे आर हार्ड टू, हमें पता है कि या नमाज पढ़ने से ये मिलता है, बस उसके अलावा कहीं नहीं देखते, वो आए बाएं दाएं कुछ नहीं देखते। गुरुद्वारे वाले वहीं रहते हैं, बस वहीं सेवा करो, लंगर करो, उनको एक चीज पता हो गया है, सेवा करने से फल मिलता है, कर सेवा करो, बस वो ये होगी कि काम में लगे हुए हैं। दान भी देना, कुछ भी देना, चुपचाप गुप्त दान दे के निकल गए। हमारा बहुत डर है भाई, इधर भी मंदिर, इधर भी मस्जिद, घर में ये वो, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पता नहीं कितने द्वादशी, कितने माला फेरते रहते, फिर भी हम डरते रहते हैं। वी आर नॉट मीन टू फिक्स, मुझे ये चला रहा है, ये कभी नहीं गारंटी लेते हैं। दिस इज द थिंग, एग्रीकल्चर यही है। एग्रीकल्चर में हम भरोसा ही नहीं करते, सबसे उलूल जुलूल काम समझते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। दिस इज द प्राउड टू बी इंडियन। कोई लड़की अपने बाप के बाद बस में पूछ ले आपके पिता क्या करते हैं, वो कह दे जिस दिन ना कि मेरा बाप किसान है, देखो 4 तरफ से लोग देखने लगेंगे। ऐसा कहने वाला पैदा ही नहीं हुआ बच्चा कोई। दिस इज द थिंग, ये हम गट से कह ही नहीं सकते सर कि मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूं। और जिस दिन ये आ जाएगी ना आपके बच्चों में, हमारी फैमिली में, हमारी जनरेशन में ना, उस दिन होगा एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन। प्राउडली कहते हैं एग्रीकल्चर, वहां लिखते हैं, यूट्यूब पे देखा है, मैं आईआईटी कानपुर का प्रोडक्ट हूं, 60 लाख के पैकेज छोड़ करके आज मैं टमाटर की खेती कर रहा हूं, आज मैं हाइड्रोपोनिक्स कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको, और दे आर डूइंग, वो है एग्रीकल्चरिस्ट, वो रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, हमारे तरह के लोग नहीं कर सकते। हम तो बॉर्न टू भी है ना, क्योंकि हम नौकरी से जुड़े हुए हैं, अपने क्या बोलते हैं स्वार्थ में, जिसको आप बोल लीजिए कि हम घर से भी इतना दूर कि हम रिस्क भी नहीं ले सकते कि भाई यहां से छोड़ करके हम जाएं और फिर अपने घर में खेती जीरो से स्टार्ट करें। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 20-25 कनाल, 10-15 कनाल एरिया होता ना, तो नौकरी के बराबर मैंने वहां से जनरेट कर लेना था।
कहने की बातें लगती है, बट दिस इज अ थिंग। बहुत सारे लोग हमारे एग्रीकल्चर में हैं जो नौकरी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनकम एग्रीकल्चर से भी है। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारे साइंटिस्ट भी हैं, दे आर डूइंग पैरेलल एग्रीकल्चर एंड अपना नौकरी। तो दिस ये चीजें हैं, थोड़ा सा कान खोलने वाली चीजें हैं। फ्यूचर जनरेशन क्या देखेगा नहीं देखेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन नौकरी, इंडिया से नौकरी जिस दिन खत्म हो जाएगी, और होने वाली है, सरकारी नौकरी धीरे धीरे खत्म की जा रही है, जिसके पीछे भी कारण है। पूरे वर्ल्ड जो है ना, वो चल ही इस पे रहा है, एडहॉक प्रोजेक्ट पे। और उसी बाद तभी उस एरिया का, अमेरिका में सरकारी नौकरी नहीं है, पता आपको? प्रोजेक्ट के अनुसार वहां काम होते हैं, लोगों को लाखों के पैकेज मिलते हैं। आपका जैसा स्किल वैसा पैकेज, जैसे आप में डेडिकेशन वैसा पैकेज आपके पास, आपको रिवार्ड मिलता रहेगा। आप कंपनी के लिए 7 घंटा काम कर रहे हैं और 7 घंटे से उसको 70 करोड़ का इनकम हो रहा है, तो आपका पैकेज ट्रिपल, तुरंत आपको मिलेगा उसका बेनिफिट। हम कितना भी कुछ कर लें सरकारी नौकरी में, हमें अगले दिन कुछ नहीं मिलेगा। कि आपने शाबाशी का वर्ड भी नहीं है हमारे पास, हम इसको भी बुरा मानते हैं कि शाबाशी देंगे कल बिगड़ ना जाए, ये भी देने से लोग हिचकते हैं। और घर में तो खास करके कि बोलते हैं कि इसको मत ज्यादा है तो वो किया कर, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा, यही लैंग्वेज बोलते हैं ना। बच्चों को भी जन्म ले गए तो कृष्ण, 10 दिन के बाद उसको गालियां देने लगते हैं, कुत्ते गधे सब करने लगते हैं, बोलते हैं ना, हम ही लोग बोलते हैं। जब पैदा लेता है तो कहते हैं कृष्ण पैदा लिया, हमारे यहाँ लक्ष्मी आ गई, है ना। तो हमारा तो स्किल ये है कि जब चीजें पूरी हो जाती है उसके बाद उसके तरफ से बाय बाय, चाहे कुछ भी हो। तो ये हमारा सिस्टम है। इंडिया में ये कमी है, हम इंडियन होते हुए भी हम में अभी थोड़ा सा कमी रह गया है, वो इस तरह के तरफ, प्रोफेशन से प्यार नहीं है हमें, किसी भी प्रोफेशन से। और ये प्रोफेशन से प्यार सिर्फ एक ही सोसाइटी करती है, कौम करती है, वो है सरदार। अपना शटर खोलना, दुकान लगाना, या कहीं काम पे जाना है या कुछ भी, वो बड़ा डेडिकेटेड तरीके से। एक उनका एक ही, मुझे आप चले जाओ जलंधर में, बॉल बनाने वाले, क्रिकेट बॉल बनाने वाले, उनको पता है कि मैंने सब काम, रैकेट बनाने वाली ये वो, दे आर डूइंग, अपने स्किल का यूज करते हैं वो, और उसमें लगे हुए रहते हैं और उसमें बहुत कमाते हैं वो। चाहे वो तंदूरी चिकन ही बनाने वाला कोई क्यों ना हो, चाहे पराठा बनाने वाला क्यों ना हो, चाहे किसी का ढाबे पे रसगुल्ले बनाने वाला क्यों ना हो, उसका भीड़ लगी रहेगी। गोलगप्पे बनाना वाला 10 लाख रुपया डेली का इनकम है मेरा, 8 बंदे लगा रखे हैं मैंने कमाने के लिए, गोलगप्पे बनाने के लिए। अभी तो 4-5 दिन पहले यूट्यूब पे उसका देख रहा था मैं। मुझे तो शिक्षा बड़ी मिलती है कि यार हम भी कहाँ हैं, एक गोलगप्पे का नाम बनाने वाला हमसे ज्यादा इनकम जनरेट के पैसा ले रहा है, 10 लाख रुपया। बोला महीने का 10 लाख रुपया तो हम तनख्वाह देते हैं इनको। तभी बोला जाता है ना कि नौकरी देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। जिस दिन आपका 2 हाथ, कितने का हाथ है ये, इस पे भरोसा करोगे ना तो आप खत्म हो जाओगे, ऐसे आए थे और ऐसे चले जाओगे। 2 से 2 लाख हाथ बनाने की कोशिश करो, 24 घंटे से 400 घंटे बनाने की कोशिश करो, उसी 24 घंटे को 400 घंटे में 400 घंटे जिस दिन आप पहुंच जाएंगे, आप अंबानी बन जाएंगे। जिसे 2 से 2 लाख हाथ बनाना सीख जाएंगे, जब साथ में लोगों को जोड़ते जाएंगे, कमाते जाएंगे, तब आप बड़े आदमी हुए। पैसे से बड़ा आदमी कोई नहीं होता। आजकल कितने मैन पावर आपके पास काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आपका है, ठीक है ना सर। एग्रीकल्चर उसी का पेशा है। और एक छोटा सा आई ओपनिंग था, मेरे समझ से नींद तो किसी को नहीं आई होगी इसमें, भूख भी चली गई होगी, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे हम, आंखें खोल दी। और मुझे भी बड़ा झटका लगता है, तभी मैं आकर के यहाँ रिपीट किया, जब मुझे कहता है डॉक्टर साहब एग्रीकल्चर खेती से क्या बचता है, तब आज पता लग गया ना आपको कि बोलने वाले लोग कितने बेवकूफ हैं। नहीं, मैं बेवकूफ का मतलब पढ़े लिखे में बेवकूफ नहीं। और दूसरा चीज, एक बात और थोड़ा सा बताऊंगा, चलो इस चीज को तो हम कट ऑफ करते हैं। हम नर्सरी का जाना तो नहीं है, जाना है, कितने बजे छोड़े क्या? नहीं, बाकी लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आज बोलने के लिए ही आया हूँ। देखो सर, एक चीज बोलता हूँ ना, वैसे तो कहावत है कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दुनिया चल ही बोलने से रही है। इस चीज को आप मानते हैं? इस दुनिया में एक ही चीज चल रहा है, पैसा तो चलना बंद हो गया। मेरे समझ से यहाँ 1000 रुपये इकट्ठे करने के लिए कैश कोशिश करो, किसी के पॉकेट में नहीं होगा। मेरे तो बिल्कुल नहीं रहता है, आई डोंट हैव ए पर्स।
और पिछले 2 साल से तो मैं मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऑनलाइन सब ऑनलाइन हो गया है। एक ठेला वाला से भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, एक सिगरेट वाले से भी प्रॉब्लम, एक चाय वाले से प्रॉब्लम नहीं है, एक होटल वाले से नहीं, एक रेस्टोरेंट वाले से नहीं, एक बस वाले से नहीं, किसी से प्रॉब्लम नहीं, सबको लेने के लिए तैयार है। तो वाई और वे हैव टू कैरी मनी, क्यों पर्स रखें? तो लेकिन अभी भी है शौक लोगों को कुछ, शायद आने वाले समय में 1 आध साल में वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आप ऐसे टच करोगे और आपका पेमेंट चला जाएगा। आने वाला समय आने वाला है। बैंक बंद हो जाएंगे, पोस्ट ऑफिस जैसे बंद हुए थे ना सर, लिफाफे पोस्ट कार्ड बांटने वाला पोस्टमैन होता था ना, वो बंद हो गया ना धीरे धीरे। फिर बड़ी मजबूरी हुई तो उसके बाद पार्सल घुसाया गया उसके अंदर। फिर उसके बाद उसमें क्या किया गया कि कुरियर सर्विस उसी में चालू की गई। फिर बैंक का सेविंग अकाउंट चालू करवाया गया, फिर आरडी चालू करवाई गई, जस्ट लाइक ताकि वो जिंदा रहे उसको, अदरवाइज नथिंग इज देयर। बैंक जीरो हो गया। बैंक में आप किस लिए जाते हैं? काहे को डिपॉजिट सर? दुनिया भर का डिस्पेंसर मशीन है और एक्सेप्टिंग मशीन है। वो तो मजबूरी है, आपको नहीं आता है अलग बात है। वाई यू आर कैरिंग प्लास्टिक मनी? क्यों आप एटीएम क्यों लेकर टहल रहे हो? एटीएम की भी जरूरत खत्म हो गई है। तो बताइए आप, आने वाले समय में आपके पास 2 लाख रुपए हैं, वो तो कभी नहीं दिखेगा कि 2 लाख थे भी कैसे होते हैं। एक फिजिकल चीज तो कभी नहीं दिखेगी ना। तो पैसा आजकल बैंक में हो जाएगा, डिजिटल में हो जाएगा। क्या आपके 2 लाख है ये आपको पता है? मैं वही बोल रहा हूं। तो बाकी क्या होगा? यू विल नॉट, कई बार हो सकता है दर्शन महीना नहीं होगी, 500 का नोट यार भुला गया कैसा होता है। मैं 3 महीने 2 महीने घर होकर के आया, 1 महीना घर पे रहा और बीच में 1 महीना, इस बीच में मैंने 5 रुपया भी ट्रांजेक्शन पैसे से नहीं किया। इस मीन्स, और पटना घूम के आया, मम्मी को भी घुमा के आया, और फिर लौट के भी आया, फिर पालमपुर भी आया, फिर सब जगह होते हुए आया, और अभी 15-20 दिन मेरे को हो गया। इट मीन्स देयर इज नो नीड टू कीप मनी एज ए फिजिकल। जरूरत नहीं है, शौक से आप रख लो। मेरी मिसेज बोली, अभी मिसेज थी मेरी आई हुई ना, तो उसको जाना था बस पालमपुर, तो 5 रुपया लेता है ना बस वाला। तो बोले 5 रुपये नहीं है। हम बोले कि यू हैव टू मनी। आप सोच लो कि आप जंगल में हो और आपको भूख लगी, आपको क्या करोगे आप? 5 रुपया करो। मैंने बोला हाँ एक उपाय है, मैं केला वहाँ खरीदने जा रही हूँ, उसको बोलूंगा 5 रुपया मेरे को ज्यादा दे दूंगे और 5 रुपये उससे ले लूँ। मेरे को दिमाग लगाया करो ना। देयर इज आप कहीं भी दिमाग, आप ऐसे सोच कैसे लोगे 5 रुपया में इंतजाम नहीं हो पाएगा? करो ना इंतजाम। तो ये चीजें हम अपने बच्चों में यही चीज भूल गए। उसको तुरंत देने की कोशिश करते, सारे लग जाते, दे दो यार, कहीं ना कहीं से दो, इसको छोड़ दो, उसको थोड़ी देर के लिए फ्री टू माइंड। एग्रीकल्चर में यही कहता है, किसान कहता है किसान को छोड़ दो। किसान को जिस दिन छोड़ दोगे आप, उसी दिन से सब्सिडी छूट गई ना सर। आपको पता है गैस का कहानी क्या है? गैस का कहानी क्या है? इतना गैस गैस हम लोग करते रहते हैं। गैस की कहानी सिंपल, सब्सिडी बंद हो गई, 1200 रुपए का सब्सिडी गैस हो गया। और क्या था इसमें? देयर इज नॉट क्या बोलते हैं रॉकेट साइंस। 400 से 1200 क्यों हुआ या 800 क्यों हुआ? दैट इज ओनली थिंग, सब्सिडी बीच में से खत्म थी, वो कहानी खत्म हो गया। तब भी वो 800 रुपए का था, तब भी वो 1200 रुपए का था। 800 रुपया सरकार सब्सिडी देती थी, वो खत्म कर दी गई। खाद यूरिया पे सब्सिडी नहीं खत्म, तभी वो 150 रुपये की 200 रुपये की है। जिस दिन वो खत्म हो जाएगी 1200 रुपये की वो हो जाएगी। बाकी फर्टिलाइजर पे खत्म कर दिया गया, बाकी पेस्टिसाइड पे खत्म कर दिया गया। तो यही तो चीज हुई ना। सब्सिडी हमको, हम कभी मानते नहीं थे कि ये, इसको प्राइस मान लेते थे। दैट इज नॉट ए प्राइस, दैट इज ए सब्सिडाइज्ड प्राइस। तो एग्रीकल्चर में भी यही है। मैं फार्मर के, अगर कभी मैं रिटायर हो जाऊंगा, लोगों के फार्मर के बीच में, मेरा पैशन है फार्मर को समझाना, तो मैं इस मोड पे जरूर समझाऊंगा कि हम बेगर बन के ना घूमे, हम एग्रीकल्चर को प्रोफेशन से, तो प्रोफेशनली नहीं लोगे तो एग्रीकल्चर में ये तो होना चाहिए आज के जमाने में। इसीलिए एग्रीकल्चर को जो प्रोफेशन नहीं ले रहा है, जैसे हम नर्सरी की बात कर रहे थे, अभी हम हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे थे। हॉर्टिकल्चर में इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, जरूरी नहीं है कि आप एप्पल का ऑर्चर्ड लगाओ। आप नर्सरी तो कर लो, आप काम एकदम नर्सरी के पीछे चले जाओ। आप वेजिटेबल की नर्सरी ले लो, आप फ्रूट की नर्सरी ले लो, कुछ के पीछे। लेकिन वेजिटेबल की नर्सरी यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 कनाल एरिया। फ्रूट की नर्सरी के लिए कम से कम 1 एकड़ फार्म चाहिए आपको, ये जान लेना आपने, मिनिमम 1 एकड़ फार्म, तभी आप फ्रूट की नर्सरी शुरू कर सकते हैं। और फ्रूट की नर्सरी शुरू करने से पहले यू हैव टू बी मदर प्लांट। किसी भी चीज का आपको मदर प्लांट रखना पड़ेगा,
तभी आप मदर प्लांट से साइन लेंगे और नीचे का रूट स्टॉक रखेंगे, तभी आप ग्राफ्टिंग करके ट्रू टू द टाइप कंज्यूमर को दे सकते हैं कि ये प्लांट है। अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर नहीं देगा आपको। पहचान तो नहीं, पहचान कुछ नहीं है सर, ये सारा विश्वास पे चलता है। अगर आप में इतना स्किल है कि आपको पता है कि ये किसी भी सीड को देख करके नहीं पहचान सकते। अगर हमें शिमला मिर्च का सीड कौन सी वैरायटी का है, ये कभी भी जानकारी आपको लिफाफे देख करके ही लगेगा, बाकी कोई जानकारी है उसमें नहीं दी होती है। कोई ऐसा अलग से उस सीड में नहीं होता है इसमें हम बता दें कि ये टमाटर की क्या अवतार है या कि नन हेम्स का कोई 7711 है या 77 है, हम नहीं बता सकते। या आपका बैंगन का नवकिरण है या उसका खीरे का क्यान है, नहीं बता सकते देख करके, सबका सीड एक जैसा लगता है। लेकिन ये गारंटी आपको रजिस्ट्रेशन के बाद देनी ही होती है, और वो सरकार, वो डिपार्टमेंट ये देखता है कि आपके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आप होटल के लिए लाइसेंस लेने जाएंगे तो वो देखते हैं पार्किंग की जगह है ना, अपने गार्बेज वेस्ट को मैनेजमेंट करने की जगह है, वो अलग बात है, आपको लाइसेंस मिल जाता है। रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री को करने जाते हैं तो दैट इज ऑल्सो, इसमें भी देखा जाता है कि हॉर्टिकल्चर में जब आप नर्सरी लगाने जाएंगे कि हॉर्टिकल्चर नर्सरी के लिए मेरे को लाइसेंस दिया जाए, तो आपका सारा देखेंगे स्किल आपके पास है कि नहीं, ग्राफ्टिंग का, ट्रांसप्लांटिंग का, उसको उस सारी गार्डनर के रूप में आपको जानकारी है कि नहीं। तब लाइसेंसिंग का थोड़ा अथॉरिटी होता है तो वो लाइसेंस देते हैं, तब आपके प्लांट पे भरोसा होगा, जो मार्केट का रेट होगा उससे ज़्यादा पे उससे कम पे आप बेच सकते हो। अदरवाइज आप बेच नहीं, मार्केट में मार्केटिंग नहीं कर सकते। अनऑफिशियली तो कर लो, अलग बात है, लेकिन कोई क्लेम कर दिया कि ये मार्केटिंग का, तो आपको नर्सरी का, वेजिटेबल नर्सरी का भी नहीं है, उसको आप कोई भी बेच सकता है, तभी तो रोड पे बेचते रहते हैं। अब अदरवाइज ये जो प्लांट आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, इसके ऊपर भी बैन होना चाहिए। ये जो प्लांट बाहर के स्टेट से आते हैं, इससे हमारा डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट और वीड्स, 3 नए फ्लोरा आ रहे हैं कहीं से भी, या तो यहाँ से जा रहा है या तब भी है, यहाँ से आ रहा है तब भी। जरूरी नहीं कि हिमाचल में हर चीज आता ही है, हिमाचल से कुछ चीज जाता भी है। तो इसके ऊपर क्वारंटाइन होना चाहिए, एक बैन होना चाहिए कि आप नर्सरी प्लांट जब कहीं यूज करते हो कहीं ले जाने के लिए तो उसको, और इसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। जो कांग्रेस ग्रास है उसकी में हुई है यही प्रॉब्लम। तो जब आप हॉर्टिकल्चर की नर्सरी करेंगे आप, तो हॉर्टिकल्चर की नर्सरी के लिए आपको एक कन्फाइंड एरिया होना चाहिए जहां मदर प्लांट आपके पास होने चाहिए, किसी भी प्लांट का, चाहे मैंगो का कर लो, गुआवा का कर लो, सिट्रस का कर लो। और फिर उसके बाद आपको एक एरिया ऐसा होना चाहिए जहां पर नर्सरी ब्लॉक, प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए आपका, वो भी कवर्ड एरिया होना चाहिए, पॉली हाउस हो, जो भी आप रखते हैं। और उसके बाद आपको टेक्निक होना चाहिए, और कम से कम आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि साल भर तक आप उसमें लगाओ, साल भर के बाद ही आपको रिटर्न आएगा। वेजिटेबल में ऐसा नहीं है। वेजिटेबल में 2-3 महीना के बाद हम कहते हैं कि आप जिसका कर्ज लिए हो उसको आप लौटा सकते हो, अगर आपने किसी से इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है तो। और मैं आप लोग को खुल करके बताता हूं, अभी भी वेजिटेबल नर्सरी का हिमाचल में कम से कम 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट के चांसेस, मतलब अपॉर्चुनिटी, अगर कोई 10 करोड़ तक की भी नर्सरी खोल सकता है इन्वेस्टमेंट करके, हाईटेक नर्सरी, तो अभी भी इतना मार्केटिंग, इतना उसका सेल हो जाएगा नर्सरी कि इतनी डिमांड है अभी हिमाचल में, थ्रू आउट द हिमाचल। फार्मर को मिलता ही नहीं है, अभी भी इतना डिमांड है कि 10-15 करोड़ अगर कोई इन्वेस्टमेंट नर्सरी प्रोडक्शन पे कर दे तो उतना इनकम जनरेट कर सकता है, उतना 200-400 आदमियों को नौकरी भी दे सकता है और लोगों को अच्छी क्वालिटी का नर्सरी भी दे सकता है। इतना बड़ा इंडस्ट्री है अभी हिमाचल में, इतनी नीड है अभी, और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है आपको। अगर आप, और इसमें आपको मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 तरह का मैंने बोला, एक नर्सरी जो हम लगाते हैं, और पॉली हाउस वाला नर्सरी में मैन पावर नहीं लगता है। टोटल आपका कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट, ये 3 चीजें हैं। आपने सुना भी होगा कि कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट, ये 3 सबस्ट्रेट हैं जिसमें रूट सिस्टम डेवलप होता है। एक जो रूट को मॉइस्चर को कंजर्व करता है, दूसरा जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, तीसरा जो उसको इकट्ठा रखता है। वो तीनों एरेशन, उसको मीडियम को बढ़िया रखता है। तो वर्मिकुलाइट, परलाइट और कोकोपीट, तीनों को मिक्सर को मिला करके जो हम मिक्सर बनाते हैं, उसके अंदर से जो नर्सरी तैयार होता है, दैट विल बी टोटली ट्रू टू दी टाइप एंड हाईली हेल्दी प्लांट, या डिजीज रहित प्लांट बोल सकते हो आप, इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज रहित प्लांट। दिस इज
प्रोट्रे टाइप जो नर्सरी हम ग्रो करते हैं हाईटेक में, इसमें पानी भी हम स्टेरलाइज ही यूज करते हैं, जो वाटरिंग भी करते हैं वो भी कंटेमिनेटेड नहीं होता है, वो भी नॉर्मल वाटर नहीं होता है, प्योर वाटर को हम उसमें प्लांट को देते हैं। और किसी के पास ले जाने से पहले वायरस टेस्ट भी के बताते हैं कि इसमें वायरस फ्री प्लांट है ये, क्योंकि वायरस ही सब के कारण लोग हाईटेक नर्सरी पे जाते हैं प्लांट ग्रो करने के लिए। तो डेफिनेटली है कि वेजिटेबल में अभी भी अपॉर्चुनिटी है, और हॉर्टिकल्चर में अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा कम है। वो इसलिए कि अब देखो ना, गांव गांव में लोगों ने अपने अपने पौधे तैयार करने शुरू, आपको पता है बहुत एप्पल का नर्सरी का डिमांड बहुत घट गया है। जितने एप्पल ग्रोवर थे सब अपने अपने तरीके से नर्सरी ग्रो कर लेते हैं। ग्राफ्टिंग टेक्निक उनको पता हो गया, ट्रेनिंग जैसे आप ले रहे हो वैसे वो भी ट्रेनिंग लेते रहते हैं, उनको भी लोग बताते हैं, स्किल डेवलपमेंट हो गया है। तो वो अपने ऑर्चर्ड में ही नए नए पौधे 2-4 साल के तैयार कर लेते हैं। तो जो पहले खरीदने के ऊपर डिपेंडेंट थे, और उनको पता हो गया कहाँ पे कौन, जैसे कोई अच्छी वेराइटी है जो जुब्बल कोट खाई में है तो वहां से जाकर साइन ले आते हैं। 10 दिन तक वो साइन को खराब नहीं होता है, बोरी में लपेट के रखते हैं, वो ड्राई नहीं होता मॉइस्चर वाले में। और जिस दिन ग्राफ्टिंग करना होता है उस दिन ग्राफ्टिंग किया, और 15-20 दिन के बाद उसमें लीफ वगैरह आ जाता है। सब कुछ उनको पता है। तो अब थोड़ी इंडस्ट्री उसमें डाउन भी हुई है, क्योंकि नए एरिया तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। जहां बर्फ गिरेगी वहीं एप्पल लगेगा, इस एरिया में एप्पल नहीं लगेगा वो वाला थोड़ा बहुत टेस्ट वेस्ट नहीं है उतना होता है। आपने देखा होगा लोग बहुत ट्राई कर लिए। चाइना बनना बड़ा मुश्किल है इंडिया में। चाइना वालों ने कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप कर ली है जो लो हिल्स में भी चलता है, लेकिन हमारे यहाँ भी डेवलप हुआ है। ऊना में भी लोग क्लेम करते हैं कि एप्पल है, लेकिन इक्का दुक्का प्लांट लगा दिया उससे क्या हो जाएगा। कोई वैसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, आप कोई सा टोटल लोगों ने आलू छोड़ करके और एप्पल ही लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्वालिटी नहीं होगा। क्वालिटी कब होता है? फ्रूट की क्वालिटी एक चीज पे डिपेंड करती है। किस चीज पे आप बता दो? इन्वायरमेंट तो है सर, क्लाइमेट भी है। एक चीज जो है जो प्लांट को मिलता है, जिस दिन फूल लगता है और उससे लेकर के जिस दिन हार्वेस्ट करते हैं वो ड्यूरेशन। जिस दिन आपने पौधे पे फूल देखा, फूल के बड, और जिस दिन आप फल को तोड़ा, ये ड्यूरेशन है, एक फ्रूट की क्वालिटी को डिपेंड करता है। इसीलिए जुब्बल कोटखाई का फ्रूट का प्लांट का टेस्ट कुछ और होगा, कुल्लू का कुछ और होगा, किन्नौर का कुछ और होगा, लाहौल स्पीति का एप्पल का कुछ और होगा। सबसे ज्यादा दिन तक कौन रहेगा? लाहौल वाला, स्पीति वाला, वहां रहेगा। किन्नौर से भी ज्यादा स्पीति का, वो 8 महीने। यहाँ किन्नौर में शिमला वाला जुलाई में तो हार्वेस्टिंग हो जाती है, जून जुलाई में। जनवरी में फ्रूटी फ्लावरिंग आती है, 5-6 महीने। कुल्लू वाला वही 4-5 महीने। तो आप कुल्लू वाले से उम्मीद करोगे कि कोटखाई वाले से, किन्नौर वाले से, वो नहीं होगा। तो फ्रूट प्लांट तभी क्वालिटी आता है जितने टाइम तक फ्लावर टू फ्रूटिंग के बीच में वो प्लांट के ऊपर रहता है। इसीलिए कनक की क्वालिटी हमारी इंडिया की थोड़ी लोअर है, बशर्ते कि यूक्रेन, रसिया, यहाँ 9 महीने तक क्रॉप होता है खेत में कनक का, और इतने बड़े सिट्टे बनते हैं, इतने मोटे दाने बनते हैं, क्योंकि वो 8-9 महीना तक सरवाइव करता है। दिस इज ऑल्सो ए फैक्टर। ठीक है, तो ये एक कारण है कि किसी चीज की क्वालिटी तभी आएगी वो जितना लंबा समय तक फ्रूट के साथ, प्लांट के साथ लगा रहेगा। या फ्रूट्स प्लांट में है ही है केस, एप्पल में है, मैंगो में है। मैंगो का आपने देखा होगा, सुना होगा कि बड़ा अच्छा टेस्ट है इनका। लीची मोस्ट पेरिसेबल हमारे इंडिया में। अब तो लीची तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग में होगा, यहाँ भी जून में निकलना शुरू होगा, जून जुलाई में। जो किन्नौर यहाँ आपका गग्गल के आसपास वाला, खास करके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऑर्चर्ड वगैरह है वहीं पे आसपास में है ज्यादातर, तो उन ऑर्चर्ड में निकलना होगा। लेकिन जो लीची का टेस्ट मुजफ्फरपुर का है वो लीची का टेस्ट यहाँ नहीं है। और 24 घंटे के बाद, 24 से 48 घंटे के बाद लीची का मार्केट सर से, कहता है ना, आसमान से सीधा जमीन पे आ जाता है। जैसे उसका छिलका सूखा जैसा होगा ना, बस कहानी खत्म है उसकी। जब तक वो लाल दिख रहा है तभी तक उसकी मार्केटिंग है। इसलिए कटते ही, पेड़ से कटते ही वो मंडी में, जो मंडी वाला भी सोचता है जितना जल्दी सवेरे निकल जाए, और जो दुकान पे ले आता है वो भी चाहता है कि शाम तक जो बिकना है बिक जाए।
दिस इज ए पॉलिसी। अदरवाइज वो आप जैसे स्टोरेज बोल रहे थे ना, जिस लीची का मैं तो उस दिन भी बता रहा था आपको कि जूस आता है लीची का जूस, देखा है आपने, है ना, वो बता रहा था मैं आपको उस दिन, तो जिस लीची का जूस कितने का आता है, 10 रुपये का आता है वो छोटा वाला ना, 10 रुपये का। और उतना जूस निकालने के लिए कितना लीची लगेगा, कभी ट्राई मारना आपने, है ना, कितने लीची लगेंगे। आप जिस दिन लीची का मौसम आ जाएगा तो निकाल के जरा देखना, कितने को मैश करोगे उतना जूस निकल जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना, 10% नहीं, 10% जूस होता है बस, 80% तो आप सिरप पी रहे हो, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, बट वो लीची का जूस नहीं होना चाहिए ना। तो मेरा कहना ये है कि ये तो कहानियां हैं, जो कंज्यूमर कमाने वाला है वो यही कर रहा है। मार्केटिंग तो उसकी हो रही है जो उसके नाम पे, घी के नाम पे रामदेव को कितना बड़ा झटका लगा है ना, बाबा रामदेव को। आ रही समझ में? तो नर्सरी का पोर्शन तो मेरे को करे लगता है कि ऊपर ऊपर की बहुत सारी बातें तो मैंने आपको खत्म कर दी, वेजिटेबल का भी और इसका भी। थोड़ा किस चीज के बारे में जानना चाहेंगे, अभी है टाइम आपके पास? क्योंकि नर्सरी का इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी आपको नहीं है। इससे ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, ग्राफ्टिंग में जाएंगे तो वो तो जब तक हम प्रैक्टिकल करके नहीं बताएंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। नॉर्मली हम जितने भी तरह के, मैंने आपको बता दिया ग्राफ्टिंग के फायदे क्या हैं, ग्राफ्टिंग के नुकसान क्या है, ग्राफ्टिंग करते क्यों है, और ग्राफ्टिंग करने के पीछे ग्राफ्टिंग के लिए पर्टिकुलर सीजन को सिलेक्ट करना पड़ता है। जिस समय वाटर का फ्लो सबसे ज्यादा प्लांट में होता है उसी समय हम ग्राफ्टिंग करते हैं। ये हमारे पता, जब उसको साइन और सिंक का बोलते हैं, उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जब सबसे ज्यादा शुरू होने वाला होता है तो उसी स्टेज पे करना शुरू होते हैं, ताकि वो एकदम से यूनियन हो जाए और ग्राफ्टिंग आपका चल पड़े। बिजनेस पॉलिसी भी मैंने आपको बता दिया, इसके पीछे बिजनेस पॉलिसी क्या है, और जो इसमें हमारे यहाँ पॉसिबिलिटी किस चीज की है हिमाचल में, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। नर्सरी की बात कर रहे हैं सर। नर्सरी में आप एक चीज जान लीजिए, किसी भी चीज की नर्सरी, खास कर करके वेजिटेबल की नर्सरी आप कर रहे हो तो आपको ये नहीं बोलता हूं कि 100%, लेकिन थोड़ा बहुत मिट्टी तो हर बार घटेगा आपको। तो जब भी आप नर्सरी ग्रो करने की बात करते हैं ना, तो आपको मिट्टी थोड़ा बहुत, नहीं तो जमीन आपकी नीचे चली जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोर्शन आप नर्सरी के पौधे के साथ आपका जाता ही जाता मिट्टी है, तो वो जरूरत होता है। तो लेकिन आप उसमें एडिशन भी करते हैं, जैसे गोबर की खाद वगैरह जब कोई करते हैं। लेकिन मेरा तो कहना ये है कि जब भी आप नर्सरी का काम करो तो बाहर से ही मिट्टी लाओ, आप ला करके, हाँ कहीं से भी ला करके, एक ट्रॉली वो, एक ट्रॉली रेत, एक ट्रॉली गोबर की खाद ला करके अपना रखो, आप बढ़िया से मिक्सर मिला। ये सारे प्रोफेशनल नर्सरी वाले यही करते हैं। अगर वो अपने जमीन का ही मिट्टी यूज करने लगे तो 2 साल के बाद तो जगह खाली हो जाएगा। तो तरीका यही होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने खेत की मिट्टी उठवाना चाहते हैं, या कहीं ऐसा जगह आपको लगता है कि बहुत बढ़िया मिट्टी है, यू कैन गो फॉर इट, आप वहां से नर्सरी के। देखिए इसमें मैंने उन्ना में एक फार्मर है, फार्मर नहीं है वो बुक सेलर है, उसको, वो मेरा एक दिन लेक्चर सुनने आया था, और जानते हैं आने के तीसरे दिन उसने नर्सरी का काम शुरू कर दिया। बुक सेलिंग का तो काम एक नॉर्मल जो चलता है, बुक सेलर का काम है, स्कूल के पास था उसका, डीएवी के पास। तो उसने बोला घर के पास डॉक्टर साहब मेरे पास 1.5 कनाल 2 कनाल जमीन है, खाली है, बिल्कुल घर के पास ही है, तो मैं उसमें नर्सरी का काम शुरू करूं, और जो मैं किताब की दुकान है ना उसके आगे ट्रे में रख दूंगा। मैंने उसको सब कुछ समझाया था कि कैसे मार्केटिंग करनी है किसी चीज को। एग्रीकल्चर में कई कुछ भी आप कुछ भी करने जा रहे हो ना, तो आपको पहला एस्पेक्ट रखना है मार्केटिंग, एंड देन यू हैव टू कम टू प्रोडक्शन, ठीक है। मार्केटिंग से शुरू कीजिए कि ये चीज की मार्केटिंग है, फिर सोचिए कि ये क्या यहां हो सकता है, और क्या ये मेरे यहां होगा, और अगर नहीं होता है तो होने के लिए क्या उपाय है, और फिर आप प्रोडक्शन के पास आइए, डॉक्टर साहब मेरे को बताओ, या कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी, कि मेरे को ये ग्रो करना है, ये कैसे, बाकी मार्केटिंग मैं समझ लूंगा।
किसान यहाँ नहीं कर रहा, किसान कर रहा है पहले उगाने की बात पूछ लेता है और फिर मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मार्केटिंग बड़ी ही टफ वो चीज है ना, एकदम से एक दिन में ही करना पड़ता है जो कुछ करना है। तो वो थोड़ा सा है, मार्केटिंग की तरफ से आप जाइए और प्रोडक्शन में बाद में आपका सब कुछ हो जाएगा। नर्सरी में भी वही, तो वो बोलता था कि मैंने अपने दुकान के सामने, मेरे जगह तो खाली है, इतना खाली रहता है, ट्रे क्रेट ही रखनी है, और मेरे स्कूल के सामने बच्चे आते हैं, मतलब 8th क्लास से लेके +2 तक के, बस उसने नर्सरी के पौधे जस्ट लाइक कि आप आज नहीं बिका कल बिक जाएगा, कल नहीं परसों बिक जाएगा, सूखता तो है नहीं वो, तो उन्होंने वो कर दिया और आज के डेट में भी रखा हुआ है वो। दिस इज एक्स्ट्रा बिजनेस, एक्स्ट्रा इनकम। एक तो रौनक लगी रहती है, लोग आते हैं 10 पौधे दो, 15 पौधे। अच्छा, क्वालिटी का नर्सरी आप जब देंगे ना तो आपके पास ही लोग बार बार आएंगे, जब आपको पता लग जाएगा कि इनका पौधा जो होता है ना बड़ा फल देता है, बहुत फल देता है, ऐसा करके लोग, किसान गांव वाले लोग ऐसे बोलते हैं, इनका बैंगन का पौधा ले गया था बड़ा बढ़िया चला, फिर 4 लोगों को और बताएगा। तो डेफिनेटली दिस इज ए। और ऐसे जगह पे आप स्पॉट में, स्कूल के पास, मिनी सेक्रेटेरिएट के पास, कोई सचिवालय के पास, कोई कोर्ट के पास, कोई बस अड्डे के आसपास अगर आपका अपॉर्चुनिटी है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। जो एक फार्मर है, मेरा वीडियो इस पे डला हुआ है नर्सरी प्रोडक्शन का, उस फार्मर का नाम मैंने बताया हुआ है। वो फार्मर अपना नर्सरी बंगाना में बेचता है, 8 दुकान पे रखता है, कपड़े की दुकान में, दवाई की दुकान में, ऐसे ऐसे करके 8 दुकान में अपनी नर्सरी रखता है। और उनको क्या करता है, शाम को 200 रुपये 100 रुपये देता है वो, खाली मेरा ट्रे रख देना, बता देना लोगों को, लोग अपना उठा उठा के 10 रुपये ले जाएंगे। कुछ नहीं, देखिए स्किल तो है ना, उसको पता है कि 90 रुपया फिर भी बचेगा और 5 आदमी का काम बचेगा, मैं दिन भर और काम कर लूंगा। तो आप कहाँ देख रहे हैं अपना फायदा नुकसान? उनको इंटरेस्ट बनता, दिन भर में मेरे को 100-150 रुपये का बेकार ही पड़ा रहता है, जगह एक क्रेट ही तो रखता है ये, 100-200 रुपये मिल गया तो बिजली का बिल ही निकल गया, बहुत है, ऐसे दुकानदार भी होते हैं। ग्राफ्टिंग की बात करें, सीट्रस प्लांट होती है ग्राफ्टिंग? बिल्कुल 100% बड ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग, उसमें बड चिप और बड ग्राफ्टिंग, बड को निकाल करके और ग्राफ्टिंग की जाती है उसमें, आई बड ग्राफ्टिंग होता है उसमें। सिट्रस के पीछे मत जाओ सर, आपका एरिया है नहीं सिट्रस वाला। क्या है सिट्रस बताओ आप, कौन सा सिट्रस आपका है जो मार्केट में गलगल कौन खाता है, कितने लोग खाते हैं ये बताओ, क्या मार्केटिंग है उसकी? गिरते गिरे रहते हैं लोग, पूछता नहीं है। और आप नींबू की बात कर रहे हो, नींबू आपका कब होता है? मैंने पिछली बार भी बोला था, ये आपके यहाँ नींबू होता है कब, फलता है सर्दियों में, जिसमें इसकी वैल्यू 5 रुपये 5 पैसे नहीं होती है। अभी एक नींबू 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, अभी आपको नींबू होना चाहिए था, अभी आपके पास है नहीं नींबू। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हमारे लिए फिट ही नहीं बैठता है। हम ना पपाया के लिए फिट है, ना बनाना के लिए फिट है, हम ना गुआवा के लिए फिट है। गुआवा एक सबसे बढ़िया प्लांट यहाँ पर चलेगा जो गुआवा है, जिसको आप मार्केटिंग कर सकते हो। प्लम, एप्रिकॉट, खुमानी को कौन पूछता है? 2 दिन रेट होता है 200 रुपये किलो, अगले दिन नहीं बिका तो सड़कों पे पड़ा होता है वो तो पेरिसेबल है। मैं तो हार्डली बोलता हूं, यू आर नॉट फिट फॉर फ्रूट प्लांट। आपके पास से पिकन नट लगाओ, मार्केट में खूब बिकेगा, इतने तोता है जितने आदमी नहीं है यहां। कर लो मैनेज आप, कर सकते हो तो पिकन 800 रुपये 1000 रुपये किलो तक का है, 700 रुपये 400 रुपये 500 रुपये किलो है, अच्छी फ्रूटिंग होती है, बादाम की तरह आपके एरिया में चलेगा। जो साल भर भी रख लोगे तो खराब नहीं होगा। आपको तो वो चाहिए ना जो जिसको आप स्टोरेज आसानी से कर सको। चेरी आप नहीं ग्रो करेंगे, बंदर की समस्या आपके यहाँ है, घर से निकलना नहीं है आपने, बैन गाय सुअर ये वो सब बोलेंगे आप। लाहौर आपको तो मैंने बताया ना, सारे रोते हैं फार्मर आकर के, जब क्लास लगती है ना, बैन गाय है जी, सुअर है, आवारा पशु, वर्ड ऐसे ऐसे यूज करते हैं। और आप उन्ना में चले जाओ, वहां सबसे ज्यादा मंदिर है, चिंतपूर्णी उधर, चामुंडा उधर, सब कुछ। चलो चामुंडा तो यहाँ, बाकी कई सारे मंदिर हैं, बहुत लोग दान पान करने आते हैं, इतने बंदर भरे पड़े हैं। लेकिन मजाल है जो अभी स्वां रिवर बेड में इतने सब्जियां लगी हुई है, कोई बैन गाय घुस जाए उसमें, ना कोई फेंसिंग है, ना चारों तरफ से खुला है, जिधर से भी घुस जाए, जमीन और धरती ऊपर को छोड़ के बाकी चारों तरफ से कुछ नहीं, एक भी उनका कोई सब्जी नुकसान नहीं हो रहा। करना ही नहीं है लोगों ने, बहुत ज्यादा 4 टमाटर लगा लेने, उसी को बोलना कि जी हमारा तो सारा बैन गाय खा गया। ये है हमारे यहाँ प्रॉब्लम। कनक लगा करके छट्टा लगा के चले जाते हैं कि कोई आके काट देगा,
वही पानी बारिश हो रहा है, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। अरे कनक को छोड़ो, आप लहसुन लगाओ, कम से कम रिटर्न कुछ नहीं कुछ तो 2 क्विंटल लहसुन तो होगा। 50 रुपए किलो तो बिकेगा ही बिकेगा ना, तब भी कनक से कई गुना ज्यादा दे के जाएगा। नहीं करेंगे, अपने वही छोटे से करेंगे, मेरे को जरूरत ही नहीं है तो पैसा क्यों मांगते हो आप? जरूरत नहीं तो कमाते किस लिए हो आप? अब जरूरत नहीं वर्ड बोल के तो कहानी, हमको तो बस थोड़ा सा लहसुन चाहिए, 4 किलो में पूरा साल निकल जाता है। अरे मार्केट भी तो देखो, 400 रुपए किलो बिक रहा था, आपके यहाँ था ही नहीं। ये है मार्केटिंग। क्या कीजिएगा सर, किस किस को समझाइएगा? इतनी अच्छी क्यारी लगी होगी घर में, आप गांव में चले जाना, आप सब गांव के रहने वाले हो, आसपास में बड़े अच्छे नर्सरी, बड़े अच्छे लहसुन लगा रखे हैं लोगों ने, बहुत सुंदर देखने का, फोटो भी, छोटी क्यारी, लेकिन आप बोल दो कि 1 कनाल में लहसुन लगाने, नहीं लगाएंगे वो। मुझे नहीं समझ में आता कि बुद्धि कब आएगा। कनक ही छट्टा लगा के आना है तो कैसे करेंगे आप बताओ जरा? प्रोफेशनल हम बनना नहीं चाहते हैं, हमारे पास प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। वो समझते हैं कि खेती मीन्स किसान होना चाहिए, पहले उसके ऊपर एक ठप्पा लग जाए कि ये किसान है। ऐसा कहाँ लिखा है? जितने भी आईएएस से लेकर के भीख मांगने वाले तक, एक चीज तो सबके पास है, एक लाइसेंस, वो है ड्राइवर, है ना? जो ड्राइवर की सीट पे बैठा, कभी देखा है पुलिस वाला, आप चाहे आईएएस क्यों ना रहो, सिविल ड्रेस में, चाहे डॉक्टर रहो, चाहे इंजीनियर रहो, चाहे हम भी रहते हैं साइंटिस्ट ही, जब बैठते हैं तो पुलिस वाला जब आता है, ट्रैफिक बोला, हाँ भाई खोल, उस्ताद ले आ, यही बोलता है ना? आपको थोड़ा बोलता है कि आप डॉक्टर हैं। फिर उसको बोलना पड़ता है, वो ठीक से बात कर ले, मैं गाड़ी का मालिक हूं। ओ होगा तू अपने घर में, फिर ऐसे बोलता है, इधर ले आ। दिस इज द हैबिट, और इसको बर्दाश्त पूरा इंडिया करता है। मैं, ये कटु सत्य है, और किसके साथ नहीं हुआ? यहाँ जितने लोग बैठे हैं बता दो मेरे साथ, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। आपकी 2 कौड़ी के आप हैं, जब ट्रैफिक पुलिस के क्रॉस कर जाते हैं आप, कोई तगमा लगमा नहीं चलता। बोलता है भाई धीरे बोल दे, 4 आदमी सुन भी लेगा। चाहे आप मर्सिडीज में बैठ के जाओ, नहीं बिहेव करेगा आपके साथ कि सर आप अपना लाइसेंस दिखाएंगे, बता दो आपको, एक भी कोई पुलिस वाला आपको बोल दे तो दिस इज द रियलिटी हमारा। हम उस तगमा को लेके घूमने हैं कि हम BRA ड्राइवर। या तो गाड़ी पे पीछे बैठना सीख लो कि मेरे को नहीं आता भाई, मेरा बापू था ना डायरेक्टर, रिटायर हुआ, कभी नहीं आगे वाली सीट पे बैठे हो, तो आप या तो वैसा अफसर बन जाओ, आप पीछे वाली सीट को प्यार करने लगो। आपको प्यार ही अगली सीट के दाईं साइड वाले से। मेरी मर्सिडीज निकाल के लाया हूं, मैं ही चलाऊंगा, तो अगले वाले मोड़ पे देखना पुलिस वाला पूछेगा, हाँ भाई उस्ताद ले आ, तो वहां सब खत्म हो जाता है कहानी। है ही सर, एक फैक्ट है। आप जाना कभी, आप अपने ऑफिस के बाहर खड़े रहना, एक किसान आएगा, बोलेगा साहब हैं ऊपर, आप चाहे जितना भी बन ठन को चमलिएगा कि चौकीदार है, ये यहाँ पर बेलदार है या चौकीदार खड़ा है। दिस इज द फैक्ट, ये रियल है। जब तक आप कमरे के उस चेयर पे नहीं बैठे होगे तब तक आपको नहीं बोलेगा कि ये डॉक्टर साहब है। कुर्सी को सलाम नहीं है सर, हमारा अस्तित्व गिरा हुआ है। वी आर नॉट मिंट ऑफ कि भगवान हमको मंदिर के क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते, अयोध्या के उस मंदिर में जाके मिलेंगे, बस हमको यही पता है, इधर भगवान कोई नहीं हो सकता। हमारे लिए तो ये भगवान है जो 1 गिलास पानी दे दिया, 1 गिलास वो दिया, हम समझ ही नहीं रहे हैं। तो ये चीजें हैं ना, हम किसान को इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फील करा दिया है कि जब तक बैनर ना लग गया किसान का, तब तक वो एग्रीकल्चर है यार, प्राउड भी। आप सोचो कि कुछ कर सकते हैं, गमला में एक पौधा लगाओ, शुरुआत वहां से करो, एक अच्छा सा गमला, रोज उसको धो, रोज उसमें मिट्टी डालो, एक पौधा लगाओ खरीद करके 10-20 रुपए का। एक दिन सिगरेट नहीं पिएंगे, एक पौधा, एक दिन का 100 रुपए का होता है, एक अच्छा सा पौधा लेके चलते हैं, गमले में लगाते हैं उसको, एक स्प्रेयर खरीदते हैं 10-20 रुपए का, फिर रोज उसको पानी देंगे, देखते हैं फूल लगता है कि नहीं लगता है। करके देखा कभी? नहीं वो लगता है जी, फूल लगते ही नहीं जी, चलता नहीं जी। दिस इज द फैक्ट, है कि नहीं फैक्ट? बताओ आप बताओ। हमने उस चीज को छुआ ही नहीं और पहले बुराई कर दी उसकी सारी। ये दिस इज द फैक्ट, हम इसको बहुत बुरा मानते हैं। एग्रीकल्चर तौहीन वाली चीज है, इतनी तौहीन इसके पीछे है और पूरा दुनिया इसको खा रहा है। हमें बताना पड़ता है सर, हमें जब कोई पूछता है आप किस चीज के डॉक्टर, उसके पहले बता देते हैं
हम एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, हम कृषि अधिकारी नहीं हैं, हम कृषि वैज्ञानिक हैं। क्योंकि कृषि अधिकारी जैसे बोलेंगे ना तो वो सोचते हैं डॉक्टर साहब पॉली हाउस की सब्सिडी आ गई। उनको बताना पड़ता है हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ज्ञान की बातें करनी है तो ठीक है, लेन देन की बात हमसे नहीं करना आपने, है ना। सिंपल चीज है लाइफ में। एग्रीकल्चर का फैक्ट एंड फिगर है, इसलिए आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पायलट बनेगा तो वो बनेगा, ऊपर वाला ड्राइवर बने, छोटा ड्राइवर, बड़ा ड्राइवर। जब आप कोई चीज चला रहे हैं तो उसको ड्राइवर ही बोला जाता है, सिंपल। जिस चीज की ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हैं तो ड्राइवर ही हैं आप। घर में आप नौकर हैं, क्योंकि आप ही कमा करके सबको खिलाते हैं। जो कमाता है उसको नौकर ही कहा जाता है ना। दिस इज अ फैक्ट। जो नौकरी करता है उसी को नौकर बोला जाता है। तो आप राजा बन के कभी मत जियो, आपके किस्मत में लिखा हुआ है कि आपने कमाना है। यू बिहेव लाइक ए नौकर, जो बोले उसके लिए ठीक है जी, हो जाएगा। किसान के लिए भी यही है। किसान सब जगह से ठोकर खा रहा है, समझ कुछ नहीं रहा बेचारा। उसको समझाने वाला भाषण कोई नहीं देता है, समझाने वाला भाषण बताने वाला कोई नहीं है। उसकी सबसे कम शिक्षा मिली है, मतलब इसको ऐसा माना जाता है अनस्किल्ड काम है ये, कोई भी कर सकता है, ऐसे मान के चलते हैं। एक गाय पाल के देखो ना आप, क्या पता लगेगा। जिस दिन गाय का दूध 6 लीटर से 3 लीटर पे आ जाएगा तो खिलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 6 से 9 लीटर करने वाला किसान, जिससे 6 से 9 लीटर, उसको पता होता है कि हमने इसके कौन सा चीज खिलाना है ताकि ये 9 लीटर देगी और देती रहेगी। दिस इज टेक्नोलॉजी है ना भाई। एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं करते हैं एग्रीकल्चर में। तभी तो ये जो देसी प्रोग्राम जो शुरू किया गया ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। इसमें जीरो, जस्ट LKG के बच्चे के टाइप से आप लोग आते हैं, जिसको एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर आप इसको सोचते हैं कि यार इसमें कुछ है कि नहीं फ्यूचर। वैसे मुलाकात की बात है, आपको कैसे कैसे लोग ने पढ़ा करके गए, किताबी बातें दे के गए कि नहीं दे के गए। किताबी बातों से आप क्या लेकर करोगे, आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। मोटिवेशन समझते हो आप? मोटिवेशन समझते हो आप? किसी ना किसी से आप मोटिवेट होते हो। नहीं, मेरे से तो, मैं तो मोटिवेशन जो होता है ना, वो मोटिवेशन क्या होता है, वो आपका गुरु भी हो सकता है। आप जिसको गुरु मानते हो वो भगवान हो सकता है, वो निराकार भी हो सकता है, वो साकार भी हो सकता है, वो आपके पड़ोसी भी हो सकता है। वो देखो यार, तभी तो एक लाइन लिखी होती है, जलो मत रिस करो, ऐसा लिखा रहता है ना। इट मीन्स क्या, आप फॉलो करो, फॉलोअर बनो अच्छे काम का। तो एग्रीकल्चर में ये भी है, हम फॉलो नहीं करते हैं। हम कि उसका आम का बगीचा है, उसका उसने 10 लाख में बेच दिया तो सूख जाएगा तो खुशी मनाएंगे उस पेड़ को, या आंधी आ गई रात को तो आज तो गया ये। हम एक पौधा साथ में लगा दें, ये नहीं है, ये मुश्किल है हमारे यहाँ। और ये एग्रीकल्चर में हम ज्ञान बांटते हैं, कोई किसान से पूछ लो वो नहीं ज्ञान देगा आपको। ये हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा विडंबना है, वो अपनी एक्चुअल चीज क्या डाला, फर्टिलाइजर डाला है, पेस्टिसाइड डाला है, वो नहीं बताएगा, वो सीक्रेट होगा। एक्चुअल, दिस इज हकीकत, दिस इज फैक्ट। वेजिटेबल नर्सरी की कैसे मार्केटिंग करनी है, तो दिस इज वन ऑफ द, मेरे कम से कम देखो 10 फार्मर तो मैं अभी, अगर आप उन्ना में कभी जाओ तो 10 फार्मर का लिस्ट मैं दूंगा जिसको मैंने सिखाया है और रियली में वो प्रोफेशन में है नर्सरी के। 17 लाख 15 लाख 17 लाख कमाने वाला, 8 लाख कमाने वाला तो 3-4 हैं। और जिनके पास जमीन कुछ भी नहीं था, जो मैसन का काम करते थे, मैसन की दिहाड़ी कितनी होती है पता आपको? 700 रुपया 800 रुपया। उसको छोड़ दिया उसने, जबकि वो एक किंग वाला जॉब होता है ना, ईंट भी नहीं उठाता वो, उसको देगा तो वो लगा देगा, है ना। दिन भर दिहाड़ी तो लगती है, लेकिन वो राजा ही मानता है 4 लेबर के बीच में अपने आप को, है ना। सब सेवा भी करते हैं उसको, वो काम भी उसने छोड़ दिया। और अच्छा खासा, मतलब उसके पास ऐसे नहीं काम की कमी थी। आज के डेट में वो करीब 16-17 लाख रुपया कमाता है वो, और ऑनेस्ट मनी। इसमें कोई ये नहीं कर सकता कि हेरा फेरी करता है। तो उसमें 2 चीज है उसका, वेजिटेबल, प्याज नर्सरी अपने आप में एक स्किल है, उस पर एक वीडियो में डालूंगा। प्याज की नर्सरी 4 महीने की क्रॉप है। आप कब लगाते हैं प्याज?
प्याज कब लगाते हैं, प्याज की नर्सरी कब डालते हैं? थोड़ा बहुत तो आइडिया लगाते रहो, बोलोगे ना दोनों तरफ से बाल आप गलत ही बोलो, कुछ तो बोलो आप। दिसंबर में हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं सर, नर्सरी हम लगाते हैं 2 से 2.5 महीना पहले, अक्टूबर में। जब आप अक्टूबर में नर्सरी लगाते हैं और दिसंबर में हमने बेच देना है, अगर आप प्रोफेशनली इसको काम को करोगे, अगर 1 कनाल एरिया में 10 कनाल बीज 10 किलो बीज लगेगा, 10 किलो नहीं आपका 100/100, हाँ 8-10 किलो बीज आपका बढ़िया से क्यारी बना करके आप लगाएंगे ना, तो 10 किलो बीज लगेगा। 10 किलो बीज का दाम, अगर आप 2000 रुपये किलो वाला बीज लिए तो 10 दूना 20,000 रुपया। वासी मत लो सर, मेरे को नींद आ जाएगी। 20,000 रुपया, और 20,000 उसके बाद एक दिन ट्रैक्टर लगेगा, एक दिन में नहीं, मतलब एक दिन ट्रैक्टर लेबर ये जो भी कह लो आप, क्यारी वारी बनाने में 2 दिन रख लो आप, तो 2,000 रुपया आप लेबर का रख लो आप। 20,000 रुपया प्लस 2,000 रुपया, 22,000 हो गया ना सर। 22,000 में आपका वो क्यारी वारी बन करके बीज खरीदा गया। 1,000 रुपया रख लो आप बीज उसका दवाई का, बेबिस्टीन ये वो जो भी है ना, 1,000 मैक्सिमम, तो 23,000 रुपया। एक दिन नर्सरी लगाने का। अब नर्सरी लगाने का टेक्निक इसका थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, इसका नर्सरी लगाने का तो 1 दिन में लग जाएगा, तो आप मान के चलो ऑलमोस्ट 24,000। और थोड़ा बहुत अगर आप इसमें लेबर रखने की जरूरत तो है नहीं, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप काम कर रहे हो थोड़ा सा एग्रीकल्चर, तो सुबह शाम पानी तो आप खुद भी दे सकते हो, फुहारे से दे सकते हो आप, और स्प्रिंकलर लगा हुआ है उससे दे सकते हो। आजकल बड़े अच्छे छोटे छोटे स्प्रिंकलर आते हैं, 2-4 स्प्रिंकलर आप फिट कर दो, घूमता रहता है, करीब करीब थोड़ा एरिया कवर करता है। अच्छे क्वालिटी का भी स्प्रिंकलर आता है, 4-5 स्प्रिंकलर लगा तो पूरा एरिया कवर कर लेगा आपका। बहुत पैसा नहीं खर्च होगा, 500-700 रुपये 1000 रुपये में आ जाता है, और वो खराब भी नहीं होते, बड़े ड्यूरेबल है, रोबस्ट टाइप के हैं। अगर आप उसको लगा दो तो आप समझ लो कि ऐसे ऐसे कर करके आपको 30,000 रुपया खर्च आएगा, सब कुछ अपना लेबर सेवर अपना दिमाग उमाग लगा करके। और 1 कनाल से आपको नर्सरी कितना प्रोड्यूस होगा, और नर्सरी का रेट क्या है? हाँ 300 रुपये किलो। अगर आपने हाइब्रिड लगाया, थोड़ी अच्छी वैरायटी लगाई, तो 500 रुपये किलो तक है, ठीक है। तो 300 रुपये किलो, अब कितने क्विंटल होंगे? कम से कम 1 क्विंटल अगर आपका 30,000 रुपया, 300 रुपये किलो का तो 30,000 हुआ ना, तो 1 क्विंटल से तो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकल गया, और बाकी जो आपका निकलेगा 5, 7, 8 क्विंटल, वो सब आपके प्रॉफिट में जाएगा। शॉर्ट टर्म व्हाइट कॉलर आपको खाली लगाना है और बेचना है। जिस दिन जब पता लग जाएगा इनके पास नर्सरी तैयार है, तो आपके वहां वैसे लाइन लग जाएगी। हम 1 दिन में नर्सरी बेच लेते थे, 1 दिन लगता था। जब उनको पता था कि डॉक्टर साहब आज नर्सरी दे देंगे ना, तो 1 दिन। यहाँ फार्म पे हमारा 3-4 लाख का नर्सरी जाता है, थोड़ा सा एरिया तो लगाते हैं वो, और जिस दिन लगता है उसके पहले, मतलब उस दिन लूट हो जाती है। 14-15 तारीख को इस बार दिया था इन्होंने, 14-15 जनवरी को शायद या दिसंबर को, और 1 दिन में खत्म। तो ऐसा नहीं है कि आपको डेली लेबर रखनी है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। और नर्सरी का काम, और इसको करने के लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं, बड़ा जो इंतजाम करना पड़ेगा। सर्दियों में होता है ना, बारिश होती है ना कुछ होता है, आपने उस समय नर्सरी लगाना, 3 महीना मेहनत करना है। मैनेजमेंट आपको पता है, घास कैसे लगाना है, घास को कैसे मैनेज करना है, घास नहीं होना चाहिए। नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ आती नहीं, बीमारी बहुत कम आती है। मिट्टी, बहुत जगह तो आपको मिट्टी के समेत बेचते हैं, और यहाँ अगर आप मिट्टी के अलावा खाली मिट्टी निकाल करके उसको साफ से बेचोगे ना, तो 500 रुपये तो लोगों की और ज्यादा लाइन लग जाएगी। लोग मिट्टी समेत तोलते हैं बहुत जगह। तो ये दिस इज ए स्किल, शॉर्ट जो छोटे किसान है, स्मॉल किसान है, उसके लिए थोड़ा सा बात करेंगे नर्सरी के बारे में। वेजिटेबल नर्सरी का तो हो गया, हमने थोड़ा फ्रूट प्लांट की नर्सरी के बारे में। फ्रूट प्लांट के नर्सरी में सबसे सस्ता जो है, जो बिजनेस हो सकता है या स्किल, वो है पपाया। एक पपीता का ही पौधा है जिसको बीज के द्वारा हम लगाते हैं ना। बीज मार्केट से खरीद लीजिए, 15 से 20 दिन में इसके सीड की जर्मिनेशन होती है। अंकुरन होने में 25 दिन लग जाता है, 20-25 दिन, और उसके बाद 2 महीना 2.5 महीना में ये पौधा तैयार हो जाता है, लगाने लगे। जब आप इसको लगाते हैं तो 4 साल की क्रॉप है। ये नर्सरी का काम ईजी है, लेकिन इसका जो बीज है वो 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए किलो तक का है। अगर आप 2 तरह के बीज आते हैं इसमें नॉर्मली, और इसको हम जो लगाते हैं, ये नर्सरी ये लगाते हैं पॉकेट में, या तो प्लग ट्रे में नहीं लगता, ये इसको लगाते हैं लिफाफे में।
इसका भी रूट टूट जाएगा तो नहीं चलेगा, इसलिए हम जब इसको बेचते हैं तो लिफाफे के साथ ही बेचते हैं। इसमें कुछ वैरायटी ऐसी है जो 2 तरह की वैरायटी है इसमें देखा होगा, इसमें फूल आता है, फल नहीं आते हैं। आपने कभी मुलाकात हुई होगी ऐसे पौधे से, पपीता का फल ही नहीं लग रहा है, दैट इज अ मेल प्लांट, और जिसमें फल लगेगा वो फीमेल प्लांट है। तो ऐसी वैरायटी भी है, जैसे कयान है, सॉरी मयूरी है ना, सिंटा है, उसके बाद रेड लेडीज है। ये 3-4 ऐसी वैरायटियां हैं जिसमें 100% गाइनोसियस है, मतलब प्योर अगर वो पौधा होगा तो उसमें फूल आएंगे, फल आएंगे, वो उसमें मेल फ्लावर का चक्कर नहीं है, वो सीडलेस है। जैसे आपने कुकुम्बर देखा है, पॉली हाउस में जो खीरे की खेती होती है उसमें बीज का दिखता तो है बट वो बीज होता नहीं है, वो उसको मेल की जरूरत नहीं है, वो फ्रूट लगता ही रहता है उसमें, जस्ट लाइक ब्रॉयलर अंडा, मुर्गी 365 डेज वो एग लेइंग करते रहती है, अगर उसको बढ़िया खाना मिलता रहे तो। नॉट फर्टाइल एग देता है वो, उसको जरूरत नहीं है, तो वो उसका सीड कभी यूज नहीं होगा। अगर बन भी जाएगा सीड तो वो मिट्टी में लगाएंगे तो जर्मिनेट नहीं होगा। तो इस तरह से पपाया एक ऐसी वैरायटी है जिसमें गाइनोसियस, ये तीनों वैरायटियां हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अब तो मार्केट में बहुत सारे नाम से आ गया है, बट एक करेक्टर है कि आप इसको लगाएंगे, इसका पौधा तैयार होगा तो 100% इसमें फ्रूटिंग देगा। तो ये नर्सरी का काम भी, ये नर्सरी सिंपल है। एक होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, स्ट्रॉबेरी, सुना है, खाया भी है। स्ट्रॉबेरी की नर्सरी ग्रो नहीं करते हैं, स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं। देखा होगा खेत वगैरह की, नहीं देखा है आप लोगों ने? देखा है। कई लोग इसको नर्सरी के लिए भी ग्रो करते हैं, इसको लगा देते हैं और लगाने के बाद इसमें सकर्स निकलते हैं। सकर्स समझते हैं, जड़ से ही एक ऐसे धागा जैसा निकलेगा, फिर वो अपने आप जमीन को टच करेगा और वहां पे फिर रूटिंग हो जाएगा, फिर वो उसको आप काट के अलग कर लीजिए, वो एक पौधा बन गया। तो ऐसे एक जो मेन पौधा होता है जिसको हम मदर प्लांट बोलते हैं। पहले तो एक चीज आप जान लीजिए, मदर प्लांट होता क्या है। मदर प्लांट वो होता है जब जिसको, जैसे आम में भी है, किसी भी चीज का मदर प्लांट, वो हमारे को बाद में बच्चे देता रहेगा, तो वो मेन प्लांट होता है, उसी की सेवा करनी होती है मदर प्लांट की। उसकी देखभाल करेंगे तो वो बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग बच्चे देंगे आपको प्लांटिंग के लिए, लगाने के लिए। तो दिस मदर प्लांट जो स्ट्रॉबेरी हम लगाते हैं, स्ट्रॉबेरी लगाने के बाद हम इसको छोड़ देते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर के बाद, और इसमें से सकर्स निकलते हैं बरसात के समय। और जैसे सकर्स निकलते हैं तो हम जैसे उसमें रूटिंग आता है, रूटिंग से पहले नहीं काटते हैं, जैसे ही वो यहाँ से निकल के अपने आप यहाँ आ जाएगा और इसमें रूटिंग हो जाएगा, जमीन को पकड़ लेगा, तो हम इसको कट कर देते हैं और फिर हम इसको जहां ले जाना है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। और ये सकर्स डिपेंड करता है कि किस टाइप से, इसमें बहुत बढ़िया सकर्स का सिलेक्शन भी होता है, मदर प्लांट का भी सिलेक्शन होता है, कौन सी वैरायटी आपने लगाई है, गारंटी होती है, क्योंकि जिसको आप बेचोगे डेफिनेटली है कि वो कहेगा बड़े साइज का स्ट्रॉबेरी पर्टिकुलरली ये वैरायटी वाली चाहिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। प्रोफेशनल जो करते हैं उनको पता होता है कि ये सारी वैरायटियां हमारे पास अवेलेबल है और उनके ही पौधे उनको डिमांड पे देते हैं। तो उसके लिए एरिया बहुत चाहिए होता है, काफी एरिया में आप नर्सरी लगाएंगे तो उसके बाद आप उसको सकर्स मिलेगा, फिर उसकी मार्केटिंग होगी। अदरवाइज जितने भी इसको चाहेंगे सीड से लगाना, तो इसका सीड से जो क्वालिटी निकलता है वो उतना बढ़िया नहीं होता है, मिलता है इसका सीड कई बार, लेकिन उतने अच्छे क्वालिटी का स्ट्रॉबेरी आता नहीं है। ये तो हो गया आपका स्ट्रॉबेरी का। तो पपाया का कल्टीवेशन के लिए आप पॉलीबैग, स्ट्रॉबेरी के नर्सरी के लिए आपने कटिंग सिस्टम से आप इसको नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी पौधे हैं उसमें कहीं ना कहीं ग्राफ्टिंग जरूरी है। ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या टेक्निक है, एक ठेठ भाषा में अगर बोला जाए, एक जनरल भाषा में, ग्राफ्टिंग एक्चुअली, हाँ कलम, ठीक है, आप कलम भी ठीक बोल रहे हैं आप। एक्चुअल पर्पस हमारा ग्राफ्टिंग का क्या है, हमारे पास 2 चीजें होती है, एक जड़ वाला भाग, एक वो जो हम चाहते हैं। जो नीचे जड़ वाला भाग है उसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट स्टॉक, ठीक है। रूट स्टॉक क्या है? रूट स्टॉक का मतलब है कि रूट स्टॉक वो चीज होता है जो हार्डी होता है। उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? पहला तो एडवर्स कंडीशन में भी वो सरवाइव करना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा हार्डी होगा वो, उसको सामान्य कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगा, रूट स्टॉक जो होगा। दूसरा,
बहुत सारी चीजों के लिए प्रतिबोर्ड बिल्कुल रेजिस्टेंट होगा। जैसे उसको इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा, वायरस का नहीं होगा, फंगस का नहीं होगा, बैक्टीरिया का अटैक नहीं होगा, और उसकी जड़ जो होगी वो उसमें कैरेक्टर होगा कि बहुत गहराई तक जा करके वहां से न्यूट्रिएंट लेता रहेगा, जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा होगी। रूट स्टॉक का हमें सिलेक्शन करना होता है। रूट स्टॉक नॉर्मली जितने होते हैं वो वाइल्ड होते हैं। जैसे एप्पल के ऊपर हम प्लम के ऊपर प्लम के लिए हम रूट स्टॉक, पियर्स के लिए करते हैं, उसके बाद हम अपना वॉलनट के लिए करते हैं, मैंगो के लिए करते हैं। मैंगो के लिए आपने देखा होगा रूट स्टॉक मैंगो में क्या करते हैं। आप आम के पौधे देखे हैं आप लोगों ने, देखे हैं? आपने देखा है, आप जब बाजार में बेचने आता है या कोई वो आता है लेकर के, आप क्या बोलते हैं उसको कि ग्राफ्टेड मैंगो चाहिए, है ना, दशहरी चाहिए, लंगड़ा चाहिए, है ना, आपका सफेदा चाहिए, आजकल बम्बई चाहिए, बहुत सारी वैरायटी हैं, चौसा है ना, अल्फांसो है, बहुत सारी वैरायटी है। तो आप ये क्लेम करते हैं कि मेरे को वो चाहिए, फिर आप उसको क्लेम को कैसे गारंटी करते हैं कि हाँ ये देखिए कि आप देखते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि ग्राफ्टिंग का कहीं ना कहीं उसमें निशान होना चाहिए। अब ग्राफ्टिंग बहुत तरह का होता है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है, टंग ग्राफ्टिंग है, बहुत तरह का। ग्राफ्टिंग का मतलब यूनियन, जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना। रूट स्टॉक को साइन, नीचे का पोर्शन हो गया रूट स्टॉक, और जो ऊपर वाला पोर्शन मैं अपनी मर्जी का आम की वैरायटी इस पे लगाना चाहता हूं, रूट स्टॉक। रूट स्टॉक वो है जो जिसकी वैरायटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? किसी भी वैरायटी का हो सकता है, आम का किसी भी। इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आम की गुठली को आप लगा दीजिए। एप्पल का गुठली लगाते हैं, एप्पल का बीज बिकता है, पता है आपको? सुना है कि नहीं? नींद आ रही है? मैं प्रश्न करूंगा एक एक से, फिर आम की गुठली जी, एप्पल का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग सुना है आपने? हिमाचल में होता है, HPMC वगैरह करते हैं। वहां एप्पल से जो बीज निकलता है वो देखा है आपने? बीज बिकता है, बहुत कॉस्टली है वो, 2400-2500 रुपए किलो बेचते हैं वो। और वो सीड कौन ले जाता है? नर्सरी वाले। फिर उसको नर्सरी जाके देते हैं वो, फिर नर्सरी से पौधा तैयार होता है, फिर उसको नर्सरी से पौधे के ऊपर फिर ग्राफ्टिंग करते हैं, फिर वो पौधा 200, 300, 400, 500 रुपए का बिकता है। आप जो रेड डिलीशियस और ये और वो डेल्मा डोल्मा पता नहीं क्या क्या कितनी सारी वैरायटियां हैं, समझ गए? तो वो बीज से जो पौधा तैयार होता है जिसको बीजू बोलते हैं। बीज से क्या बोलेंगे? बीजू। बीजू का मतलब जो भी पौधा बीज से तैयार हो रहा है, खास करके जो हॉर्टिकल्चर प्लांट है, आम है, कटहल है, नींबू है, किसी चीज का। अब ये बीजू प्लांट जो है, ये अपना कैरेक्टर, जैसे आपने आम खाया सफेदा, समझ रहे? आम खाया सफेदा, तो आपको तो पता ही आम मैंने सफेदा लिया है, आप उसकी गुठली निकाल करके जमीन में लगा दो, आपको वो पौधा तैयार होगा, ठीक है, चलेगा। तो जब वो फलन में आएगा तो आपको गुठली में आपको वो सफेदा वाला कैरेक्टर नहीं आएगा, आएगा जरूर, साइज छोटा हो जाएगा, या आपको जो आपको चाहिए वो चीजें नहीं आएगी, उसमें डेटेरिएट हो जाएगा, जैसे आपको बताया ना। तो ग्राफ्टिंग क्या है? एश्योरेंस, उसको बेटर करने के लिए उस रूट स्टॉक को हम लेते हैं और वो मान के चलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आम के पौधे, अगर आप लोगों ने किसी ने आम का बगीचा लगाना है तो जहां आप लगाना चाहते हैं तो वहां पे पहले गुठली लगा दीजिए, 2-3 गुठली लगा दीजिए और छोड़ दीजिए आप गुठलियों को। एक सीजन तक वो पौधा थोड़ा इतना मोटा हो जाएगा और उसका रूट सिस्टम सीधा जाएगा और वो पौधा खड़ा हो गया। जैसे ही पौधा मतलब उंगली के थिकनेस का हो जाएगा तो बरसात के एंड के बाद, जैसे ही बरसात एंड की तरफ जाता है, फिर हम उस पर ग्राफ्टिंग कर देते हैं। वीनियर ग्राफ्टिंग नॉर्मली हम करते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग। नीचे से कट लगाते हैं, उसमें साइन ला करके, साइन वो है जो किसी पर्टिकुलर आम का बगीचा है जिसको हमको पता है कि ये दशहरी का पौधा है, वहां से वो पोर्शन लाते हैं जब उसका सबसे टॉप वाला पोर्शन में नए पत्ते नहीं निकले होते हैं, वो निकलने वाले स्टेज में होते हैं। समझ रहे हो आप? सबसे ऊपर वाला पोर्शन आप पहचान जाओगे कि ये अब सही समय है आम के ग्राफ्टिंग करने का, वो साइन से पता लगेगा। तो साइन का कैरेक्टर होगा कि उसमें लीफ नहीं निकलेंगे पूरी तरह, पुराने लीफ तो होंगे लास्ट में बिल्कुल डार्क ग्रीन,
लेकिन उसका जो ऊपर यहाँ से नया पत्ता निकलता है, वहां लीफ के पास आपको नजर आएगा कि थोड़ा सा उसमें शुरुआत होने वाला है नया पत्ता निकलने का, और उसी समय हम उसको कट करके और वहां ग्राफ्टिंग कर देते हैं। जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है, उसमें से 4, 5, 7 दिन के अंदर उसमें से वो निकलने वाला चूंकि था, उसको थोड़ा भी रस नीचे से मिलेगा और उसके बाद वो इम्बाइब कर जाएगा, एकदम से उसमें नया लीफ आ जाएगा। और आपने रूट स्टॉक लगा रखा है इतना बढ़िया कि उसका रूट सिस्टम बहुत, देखिए आम को हम इसीलिए लगाते हैं गुठली को वहीं पे और उसी पे करवाते हैं हिल्स में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मेन रूट है ना वो कटे नहीं, वो डिस्टर्ब ना हो। ये बेस्ट टेक्निक है। मतलब अगर मेन रूट को, जब भी आप नर्सरी का पौधा, आम का पौधा बिकने आता है ना, तो आप लेते हो तो एक थैले में होता है, देखा है ना, पॉलीथीन के बैग में होता है या किसी चीज में होता है। तो जब उसमें होता है तो आपको क्या महसूस होता है कि वो पौधा नीचे से कहीं ना कहीं से उसकी जड़ इतना ही थोड़ा जड़ रहा होगा, उसके नीचे मेन रूट को काट दिया जाता है। मेन रूट जब आप काट देते हैं तो क्या होगा, मेन रूट का नहीं सूखेगा नहीं, जहां आप लगाएंगे वहां सिर्फ ये पौधा बढ़ेगा ऐसे, जबकि हम चाहते थे कि वो पौधा नीचे तक जाए। तो ये थोड़ा सा डिमेरिट है कहीं से पौधा लाके लगाना। तभी कहते हैं कि 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा आप फ्रूट प्लांट में जरूर कीजिए, ताकि उसका रूट सिस्टम पूरी तरह से डेवलप हो सके। जबकि हम ये लगाते हैं, क्या बोलते हैं, बीजू के ऊपर, मतलब जो हमारा कहीं पर पौधा गुठली लगा दिया है उसमें लगाते हैं तो उसमें कुछ नहीं पड़ता है। वो क्या करते हैं, उसमें जाते हैं, ग्राफ्टिंग कर दिया, पौधा चल पड़ा। कोई 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा नहीं करते हैं कि करते हैं। उसके बाद क्यों उखाड़ेंगे उसको, उखाड़ ही दिया तब तो फायदा ही नहीं है। तो हम उसको बोलते हैं कि डेवलप होने दे, क्योंकि वो रूट सिस्टम जो मेन रूट था, टैप रूट था, जो सिंगल नीचे जा रहा था, वो जमीन को फाड़ते हुए पत्थरों से मिलेगा, उसको भी फाड़ता हुआ नीचे जाएगा वो उस पोर्शन तक, और वहां तक के वो प्लांट का न्यूट्रिएंट लेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि इट सेल्फ इन सीटू, इन सीटू का मतलब उसी जगह पे हमने ग्राफ्टिंग अगर करवाते हैं, इन सीटू ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको, वहीं पे जाके ग्राफ्टिंग करेंगे, वो प्लांट बहुत साल आप लगाएंगे तो आपकी जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन सर्वाइव करेंगे। इसलिए इन सीटू जहां पे प्लांट पहले लगा दिया है उसी के ऊपर जाके ग्राफ्टिंग करेंगे। दैट विल बी योर मेजर कि आप उसमें एश्योर्ड हैं कि ये प्लांट मोर विग्रेस होगा, मोर प्रॉफिटेबल होगा, मोर हमको प्रोडक्टिव होगा, मोर फायदा देगा ये। इसीलिए हम इस तरह की टेक्निक को अपनाते हैं। लेकिन चूंकि दिस इज ए प्रोफेशन, क्योंकि हम नर्सरी को अपने घर में उगा करके अपने ही लगाएंगे तो बेचने वाला क्या करेगा, तो वो क्या करता है कि वो जैसे ही पौधा निकलता है तो ग्राफ्टिंग करने से पहले नीचे काट देता है वो मेन रूट को, फिर थोड़े दिन तक छोड़ देता है वो, फिर उसके बाद जैसे ही बरसात आती है तो वो काट के लिफाफे के अंदर डाल देता है वो, और उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर देता है। फिर उसको जाकर के आपके पास या कहीं भी सप्लाई करता है नर्सरी के पौधों को, खास करके मैंगो में। बाकी जितने होते हैं एप्पल में, उसको जमीन में लगाते हैं, लगाने के बाद उसका टैप रूट बढ़ता रहता है, उसको एक स्टेज इतना बड़ा पौधा थोड़ा उंगली की तरह मोटाई का हो जाता है, उसको कट कर देते हैं और उसके ऊपर हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं डिफरेंट साइन को ला करके। साइन हम SCION, ये ऊपर वाला जो मदर नीचे हो गया रूट स्टॉक, ऊपर साइन। साइन हमारे मन मर्जी का होता है, रूट स्टॉक हमारी मर्जी का नहीं होता, ये वाइल्ड होता है मोस्टली। कैंथ के ऊपर बहुत ज्यादा, आपका जो वाइल्ड कैंथ है ना, इसके ऊपर बहुत सारे स्टोन फ्रूट के ग्राफ्टिंग होते हैं, आपने देखा। और ग्राफ्टेड पौधे का पहचान है कहीं ना कहीं यूनियन जरूर होगा, या तो जुड़ा होगा या दो के बीच में ऐसे फंसा होगा, लेकिन यूनियन आपको दिखाई देगा। इसलिए प्लांट खरीदते समय यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आपको गलत प्लांट ना मिल जाए। दूसरी बात, फ्रूट वेजिटेबल प्लांट में यू हैव ऑलवेज अपॉर्चुनिटी कि आप मान ले बैंगन का पौधा लिया और आपने गोल वाले बैंगन मांगे थे, उसने हरे वाला बैंगन दे दिया, या पर्पल कलर का चाहिए था, तो आपके पास 2 महीने के बाद अपॉर्चुनिटी है कि चल ठीक है, तूने तो जो झूठ बोला था बोला, उसको डांट वाट आएंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि फिर से आप लगा सकते हो। बट हॉर्टिकल्चर प्लांट में देयर इज नो चांस। एक बार आपने लगा दिया तो इट विल कंटिन्यू, ये आपको फलन से पहले पता नहीं लगेगा कि इसमें एक्चुअल में ये है क्या। तो वेरी कॉशियस, जब आप नर्सरी भी खरीदते हैं तो यू हैव टू टेक प्रॉपर, आपने बिल लीजिए उससे, और लिखेगा आम्रपाली का पौधा है, दशहरी का पौधा है, अल्फांसो है, ये बॉम्बे है, ये तोतापरी है, या जो भी वैरायटी आपको मिल जाएगा। जिस वैरायटी, आजकल एक सुना होगा
मियाजाकी मैंगो है ना, 3 लाख रुपए किलो है ना। तो ऐसा पौधा कोई ऐसा लगाओ। अमरूद आपने देखा होगा आजकल बाजार में आ रहे हैं इतने इतने बड़े साइज का। मैं आपको बताता हूं, यू हैव टू टेक एक्शन, कि आप घर में भी कर सकते हो। बड़ा वाला अमरूद आता है ना, बाजार में आता है, देखा है कि नहीं? खाया भी है? कितने लोगों ने नहीं खाया है? हाँ नहीं, कोई ना कोई तो खिलाया ही होगा किसी ने किसी के यहाँ। वो हरे रंग का देखा ना, बड़ा साफ सुथरा दिखता है, दैट इज ए थाईलैंड की वेराइटी है अमरूद का। इतना बड़ा 1-1 किलो 1.5 किलो का भी होता है वो अमरूद का भी। कुछ उसके अंदर जब काटोगे तो कुछ बीज निकलते हैं। जब बहुत पक जाए ना वो, तो उसका कुछ बीज निकाल करके आप उसको सोइंग करना, ड्राई करने के बाद तो आपको पौधे बन जाएंगे, लेकिन फ्रूट का साइज घट जाएगा, बट फ्रूट अच्छा आता है। मैंने इसको टेस्ट किया है। वैसे ये मेहनत का काम है, अब इतना तो नहीं कर पाओगे आप। आप खजूर खाते रहते हैं ना, खजूर का बीज फेंक देते हैं, जानते हो उनको नोबेल प्राइज मिला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम छोटे छोटे काम नहीं करते हैं। ऐसे एक फार्मर है जो, क्या पता नहीं उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो हर बीज को जैसे कुछ भी खाया उसका बीज को, उसके बाद वो गोली में लपेट करके गोबर का बना हुआ, उसको हम बोलते हैं सीड बॉल, बना दे करके जंगल में फेंक देते हैं। ऐसे फेंक देना उसने, वो जैसे टेम्परेचर आएगा उसके बाद अपने आप उसमें से जर्मिनेट हो जाएगा। सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी, एक मीडियम चाहिए। कोई मिट्टी जरूरी नहीं है, कोई एक मीडियम चाहिए। दूसरा, सनलाइट से दूर चाहिए, सनलाइट में नहीं जमेगा। और तीसरा, पानी चाहिए। और चौथा, टेम्परेचर चाहिए। ये 4-5 चीजें उसको जब मिल जाएगा, तो इसीलिए बॉल को जो हम वो बना करके वो फेंकते थे, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जितने तरह के वाइल्ड चीजें हैं जो जैसे जंगलों में हम लगाने नहीं जाएंगे, तो इन सिटू अगर लगाने से बेटर है, वो सर्वाइव उतना नहीं कर पाता है। फॉरेस्ट्री वाले लाखों नर्सरी बेचते हैं, लाखों नर्सरी आप चले जाओ उनके, तो लोकल कई सारे नर्सरी के होंगे ऑर्चर्ड, जहां पर वो ये जितने भी आप जंगली जंगलात के हैं ये सारे पौधे मिल जाएंगे। लेकिन वो ट्रांसप्लांट करते हैं, आग लग गई सारा खत्म, ऐसा ही होता है ना। या लेकिन आप देखना सीटू वाले जो प्लांट है, जो वहीं बीज गिरा और वहीं से पौधा निकला, वो मर के फिर जिंदा है। वो पता क्या है ना, रूप पौधे का कैरेक्टर है। पौधा पहले वो चीज ढूंढता है जो उसको सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या ढूंढेगा? पानी। वो पानी के जोन तक पहले पहुंच जाएगा, उसके बाद ऊपर वाला ग्रोथ करेगा। वो जान लेना आपने, जो नेचुरल तरीके से होता है। जो अननेचुरल होगा उसका जो ऊपर का ग्रोथ ज्यादा होगा, नीचे कुछ नहीं होगा। इसलिए आपने पॉली हाउस में टमाटर लगाए हो ना, शिमला मिर्च लगाओगे आप, सेम वेराइटी यहां लगा दो पॉली हाउस में टमाटर का, शिमला मिर्च का, और एक बाहर लगा दो आप, इसका रूट कहीं नहीं जाएगा, यहीं पड़ा रहेगा। आप ऐसे उखाड़ोगे उखड़ जाएगा फ्रूटिंग के टाइम पे। लेकिन जो बाहर लगाओगे उसको उखाड़ने के लिए ताकत लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसने पानी ढूंढना है और इसको ड्रिप से पानी मिल रहा है। वो क्यों जाएगा कहीं लेथार्जी? आपको बेड पे ही सब कुछ मिल रहा है, चाय पानी चपाती, आप क्यों जाओगे कमाने?